So hey friends, welcome back to my channel Dream UPSC with Manisha. So in this video, we'll start with class 6th NCERT history chapter wise notes. NCERT यूपीएससी का बेस फॉर्म करता है बिकॉज अगर आपको आपका बेसिक नॉलेज क्लियर है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एनसीईआरटी स्टार्ट करने का मेन पर्पज़ ये है कि मैं रेफरेंस बुक्स को तभी उनकी समरीज़ और उनके पॉइंट्स तभी अपलोड करूँ जब आपको एक बार जनरल चीज़ें पता हों। तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, पहले क्लास 6th की हिस्ट्री, देन क्लास 7th की हिस्ट्री, देन क्लास 8th की हिस्ट्री एंड सो ऑन। हम लोग 12th तक की हिस्ट्री प्रिपेयर कर लेंगे। जब हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ जो भी इम्पॉर्टेंट हैं और जिनके पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं ताकि आप मेंस तक आंसर राइटिंग आपकी अच्छी रहे, और जो भी रेफरेंस बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, जिनके नोट्स आपके पास होने चाहिए, वो सब मैं एक सम अप वीडियो में लिख के दे दूँगी एट लास्ट, जब हिस्ट्री का हमारा टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा, ऑल द बुक्स ऑफ हिस्ट्री। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम यहाँ देखते हैं कि हिस्ट्री क्लास 6th में हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ एक बार चैप्टर्स भी। Chapter 1 is What, Where, How and When. Chapter 2 is On the Trial of the Earliest People. Chapter 3 is From Gathering to Growing Food. The Chapter 4 is In the Earliest Cities. Chapter 5 is What Books and Burials Tells Us. Kingdoms, Kings and Early Republic is the chapter 6th. New Question and Ideas is chapter number 7. Ashoka the Emperor who gave up war is chapter number 8. Chapter number 9 is Vital Villages, Thriving Towns. Chapter number 10 is Traders, Kings and Pilgrims. New Empires and Kingdoms is your chapter number 11, and Building Paintings and Book is the chapter number 12. So moving on chapter 1, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे ही नोट्स इंग्लिश में प्रिपेयर किए हैं बिकॉज आई राइट इन इंग्लिश, तो मैं जो भी एक्सप्लेन करूँगी वो सारा हिंदी में ही एक्सप्लेन होगा, सो दैट इंग्लिश हिंदी ऐसे बाइलिंगुअल भी रहे और अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर रहे। तो क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमें उसके एविडेंसेस होना ज़रूरी है, तो पास्ट को भी हम एविडेंसेस की तरह ही लाइक पास्ट को हम स्टडी करेंगे कुछ एविडेंसेस की हेल्प से, और जो लोग इन एविडेंसेस को स्टडी करते हैं उनको हम हिस्टोरियंस कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस दो अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें पास्ट को स्टडी और बेहतर रूप से समझने में मदद करती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स वो लोग होते हैं जो एंशंट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग दीज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, बिकॉज मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस वर रिटन लॉन्ग टाइम बैक। तो उनको स्टडी करने के लिए, उनकी लैंग्वेजेस को समझने के लिए हमें जिन लोगों की ज़रूरत है वो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं। कई सारे इंस्क्रिप्शंस हमें कई जगहों से मिले, हमें अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले, हमें समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शंस मिले, हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में आप वो भी देखेंगे। तो कई जगह पे हमें इंस्क्रिप्शंस मिले, राइट। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी हमें कई सारी मिली। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं वो जनरली किसी भी पाम लीफ पे लिखी होती थी, या कोई पेड़ पे, आजकल जैसे पेड़ों पे लिखा जाता है वो वाली बात नहीं हो रही है। लॉन्ग टाइम बैक उन पेड़ों पे कोई चीज़ लिखी गई थी और वो किसी ने उसको डेसिफर किया। अभी मैं आगे बताऊंगी डेसिफर का क्या मतलब है। उसको किसी ने पढ़ा, उसको किसी ने समझा, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लाए, तो उसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स की जो लैंग्वेजेस थी जनरली वो संस्कृत, प्राकृत और तमिल थी। प्राकृत क्योंकि गौतम बुद्धा का अभी रेन आएगा, जब वो टाइम, उनका जब टाइम आप स्टडी करेंगे तो उनकी लैंग्वेज प्राकृत थी, तो इसलिए हमें कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हमें प्राकृत में भी लिखी मिलेंगी। अर्लियर पीपल, जो पुराने लोग थे, वो पहनते थे, खाते थे, और जो क्रॉप्स भी वो लोग उगाते थे अपने अपने खाने पीने के लिए। तो हमें पता है कि अर्लियर टाइम में जो राजा हुआ करता था, फार्मर्स होते थे, कई तरह के अलग अलग लेवल्स पे लोग थे, तो वो सब भी पिछले लाइक, क्योंकि इस चैप्टर में हम कह रहे हैं कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, तो ये कौन कौन से लोग उस टाइम प्रेजेंट थे उनका भी हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये लोग जो रहते थे वो नर्मदा रिवर के बैंक्स पे रहते थे, क्योंकि अच्छा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी हमेशा एक साथ चलती हैं। अगर यहाँ पे मैं नर्मदा रिवर का पॉइंट ला रही हूँ तो आपको तुरंत ही इंडिया का मैप ओपन करके देखना है कि नर्मदा रिवर एट प्रेजेंट कहाँ है, और इन द टाइम ऑफ अर्ली मैन या इन द टाइम्स व्हेन हिस्ट्री वाज टू बी रेड, तब नर्मदा वैली या नर्मदा रिवर कहाँ पे थी, और उसकी बैंक्स पे कौन, अभी एट प्रेजेंट उसकी बैंक पे कौन कौन से सिटीज़ या विलेजेस लोकेटेड है, राइट।
उसके बाद हम कहते हैं कि उन लोगों को, पुराने लोगों को प्लांट्स की, उसके रूट्स की, उनके फ्रूट्स की सबकी जानकारी हुआ करती थी। वो लोग एनिमल हंटर्स भी थे। नॉर्थ वेस्ट में ये दो हिल्स हैं जो मैंने पॉइंट नंबर 13 में एक्सप्लेन करी हैं, सुलेमान एंड किरथार हिल्स। हमें अभी एटलस खोल के इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आप देखेंगे NCERT 6 अगर आपके पास बुक है तो आप वो भी ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर एक अच्छा सा मैप भी दिया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, जहाँ पे आपको सुलेमान और किरथार हिल्स की एग्जैक्ट लोकेशन पता चलेगी। तो पहला क्रॉप, एज सेड इन पॉइंट नंबर 14, पहला क्रॉप वॉज ग्रोन अबाउट 8000 ईयर्स अगो, जो था वीट और बार्ले। ठीक है। अर्ली जो लोग थे उन्हें एनिमल रियरिंग भी आती थी, जो कि जिन एनिमल्स को हम जनरली रियर करते हैं फॉर देयर वूल, वो हैं शीप, गोट और कैटल। एग्रीकल्चर जो था वो नॉर्थ ईस्ट की गारो हिल्स में था और सेंट्रल इंडिया के विंध्यास में था। तो अभी आप गारो, खासी, जयंतिया 3 रेंजेस हैं हिमालयन रेंज में पूरा, उनको आपको मार्क करना होगा इन योर एटलस, यू हैव टू सी दैट। और सेंट्रल इंडिया में मतलब विंध्यन रेंज में आपको पूरा ये चीज़ देखना होगा कि फ़र्स्ट टाइम एग्रीकल्चर वहाँ पे डेवलप हुआ। इंडस रिवर के बैंक पे ट्रिब्यूटरीज, इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज पे सिटीज़ डेवलप हुई अराउंड 4700 ईयर्स अगो, और गंगा की भी ट्रिब्यूटरीज पे सिटी डेवलप हुई अराउंड 2500 ईयर्स अगो। सो दीज पॉइंट्स आर ईजी टू रिमेंबर, क्योंकि आपको जो प्रीलिम्स आएगा उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। तो यू शुड नो कि सेंट्रल इंडिया विंध्यास में हमें एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, गारो हिल्स में हमने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। सो इसलिए मैंने ये पॉइंट फॉर्म में लिखा है। नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 19, जो एरिया गंगा के साउथ में सिचुएटेड था उसे हम पुराने टाइम में मगध कहते थे, जो एट प्रेजेंट बिहार में है। ठीक है। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह, जो आज भी हम लोग करते हैं, रूरल से अर्बन सारा माइग्रेशन होता है फॉर द सर्च ऑफ लाइवलीहुड, एंड वहाँ पर जो भी विलेज की प्रॉब्लम्स हैं उनको उन्हें ना फेस करना पड़े, इसलिए वो लोग सिटी की तरफ आते हैं, राइट। नेचुरल कैलामिटी से बचने के लिए, अननोन डिज़ास्टर से बचने के लिए, और फ्लड्स भी एक नेचुरल कैलामिटी ही है, आई एम सो सॉरी। तो जो भी चीज़ों को लाइक वो गांव में अवॉइड करना चाहते हैं तो वो शहर आ जाते हैं। तो ऐसे ही पुराने टाइम में भी लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आते थे इन सर्च ऑफ money, in search of job, in search of to save themselves from natural calamities and all. तो हमारे देश का नाम, लाइक हमारी कंट्री को आज हम हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य, अलग अलग नामों से जानते हैं। और जो आज एट प्रेजेंट हमारा नाम इंडिया एंड भारत है, ये ऋग्वेदिक पीरियड से हमारा चलता आ रहा है। इंडिया, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो इंडस रिवर के बैंक्स पे सिचुएटेड था हमारी कंट्री, इसलिए इंडस से हमारा इंडिया बना। एट प्रेजेंट इंडस रिवर पाकिस्तान में है। और भारत, क्योंकि भरत मुनि एक बहुत ही बड़े सेज थे जिनके नाम पे इसका नाम भारत रखा गया, राइट। तो अब जो डेट्स हैं, हाँ, कभी कभी वी गेट कन्फ्यूज्ड कि ये BC का क्या मतलब है, AD का क्या मतलब है, CE का क्या मतलब है। तो डेट्स मोस्टली BC जो था वो बिफोर क्राइस्ट, यानी कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। BCE और CE में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। और AD का मतलब हमें पता है, उसका मतलब एनो डोमिनी होता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इट वी कैन से दैट, राइट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट्स में करके हर चैप्टर के एंड में लिखे हैं, सो दैट आपको उस चैप्टर का एक क्रक्स पता हो, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स में मैंने लिखी है ट्रैवलिंग किसे कहते हैं। ट्रैवलिंग हमें पता है, उसे विजिट कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो एक लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है, जो मनु, और मीनिंग जिसका मतलब है हैंड, और स्क्रिप्ट जिसका मतलब है राइटिंग, यानी कि हैंड रिटन थिंग्स आर नोन एज मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, विच वर रोट ऑन पाम लीव्स एंड ट्रीज़ के बाग्स पे हम लोग लिखते थे। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं कि रिटन रिकॉर्ड्स ऑन हार्ड सर्फेस, जो भी हम हार्ड सर्फेस पे जैसे पत्थर पे कोई चीज़ लिख रहे हैं, सील पे कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो दैट आर नोन एज इंस्क्रिप्शन। आर्कियोलॉजी एक स्टडी है, एंड आर्कियोलॉजिस्ट्स आर द पर्सन हु स्टडी दैट, राइट। स्टडी, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने पास्ट में बनाए हैं उनकी स्टडी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। हिस्टोरियन, हिस्ट्री को एक सिस्टमेटिक वे में जो इंसान पढ़ता है उसे हम हिस्टोरियन कहते हैं। सोर्स, हमें पता है कि कहाँ से क्या चीज़ डेराइव हुई है, दैट इज़ नोन एज सोर्स, राइट। डेसिफ्रीमेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि उन्होंने उस स्क्रिप्ट को डेसिफर किया। तो डेसिफरमेंट इज़ द प्रोसेस टू रीड द एंशंट लैंग्वेजेस।
जो पुराने लोग थे वो किसी भी लैंग्वेज में लिखते थे. जनरली दे रोट इन मैनी स्क्रिप्ट्स लाइक ब्राह्मी, खरोष्ठी एंड कई सारे उनके पास स्क्रिप्ट्स थी जो आज हम लोग नहीं रीड कर सकते हैं, बिकॉज आज हम लोग के पास देवनागरी स्क्रिप्ट है. वी डोंट हैव दैट ओल्ड स्क्रिप्ट. सो उसको जो उस लैंग्वेज को हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का तरीका है उसे हम डेस्फिरमेंट कहते हैं. राइट. नाउ मूविंग ऑन to the chapter number 2, which is the on the trial of earliest people. तो अर्ली पीपल लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. हमारे जो अर्ली मैन या अर्ली जो पुराने लोग थे वो हमारे इंडियन. अच्छा, इंडिया इज़ नोन एज सब कॉन्टिनेंट. आई वांट टू नो कि आप लोग सब कॉन्टिनेंट के बारे में क्या जानते हैं, बिकॉज जब हम अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो हम इन सब टर्म्स के बारे में क्लियर होना पड़ेगा कि व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट, व्हाट इज़ सब कॉन्टिनेंट. सो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सब कॉन्टिनेंट का क्या मतलब है. डोंट एक्सप्लेन इट फुली, बट हाँ थोड़ा सा अगर मुझे लगेगा कि आपको पता है इसलिए मैंने पूछा. तो सब कॉन्टिनेंट आप ज़रूर टाइप करके कमेंट करके मुझे बताइएगा. पीपल जो पुराने लोग थे, जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में भी आपको बताया कि वो लोग वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, फिशेस पकड़ते थे, बर्ड्स पकड़ते थे, और ये सब कुछ जो भी लाइक आजकल हम लोग खाते हैं नॉर्मल, वो लोग भी खाते थे. बट उन लोगों के पास प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग ऐसे ही लाइक दे ईट इट, उसको पका के नहीं खाते थे, वो लोग ऐसे ही खा लेते थे उन चीज़ों को. राइट. सो वो लोग बहुत सेंसिबल और अलर्ट होते थे, बिकॉज हमने कई जगह पढ़ा है कुछ हिस्ट्री बुक्स में कि वो लोग एनिमल से बचने के लिए अपनी गुफा के बाहर, जिस गुफा में वो रहते थे उस गुफा के बाहर एक आग जला देते थे एक स्ट्रक्चर में. तो जैसे मशाल जो होती है, ताकि एनिमल्स उसको देख के डर के भाग जाएं. तो उन्हें ये सब मतलब उनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड और उनकी सेंसिबिलिटी हमें ये भी हमें पता होनी चाहिए कि वो लोग दे वर सेंसिबल पीपल. राइट. हमें 4 रीजंस की वजह से अर्ली मैन जो थे, अर्ली पीपल जो थे वो ट्रैवल करते थे. ठीक है. पहला है कि जहाँ पे जैसे वो रह रहे हैं, ठीक, जनरली दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में दे डिड व्हाट कि वो एक जगह पर रहे, कुछ दिन वहाँ पर रहे, उन्होंने एक खेत देखा अच्छा सा और उन्होंने वहाँ पे कुछ फसलें उगाई, उन्होंने उसे खाया. और जब वो खेत अब उपजाऊ नहीं रहा, लाइक अब उसमें कोई फसल नहीं आ सकती है, तो दे कट द होल ट्री. उन्होंने पूरा वो लैंड साफ़ किया, सब कुछ जला दिया और वहाँ से शिफ्ट हो गए कहीं और. तो वो दूसरी जगह गए तो वो ज़मीन थी वो उन्होंने बंजर कर दी. अब वहाँ पे अगर कोई और आके रहने लगेगा तो वो वहाँ पे कुछ नहीं उगा सकता. तो दे हैड ऑल्सो टू लीव दैट प्लेस. दे वर लाइक उन्हें छोड़नी ही पड़ती थी वो जगह. ठीक. तो पहला था कि वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स नहीं थे. दूसरा उनकी कैटल का जो मूवमेंट था, लाइक क्योंकि कैटल आप इधर से उधर लेकर जाएंगे तो उनकी कैटल के मूवमेंट के लिए वो ट्रैवल करते थे. और तीसरा वो लोग मूव करते थे सीजनल फ्रूट्स की सर्च में. और चौथा पानी की सर्च में. आई नो क्योंकि ये मैंने पॉइंट नंबर 5 और 6 में हमारा ये लिखा हुआ है कि they traveled just because of the lack of plants and animals for the following movement of cattle, because they had the lack of seasonal fruits, and fourthly in search of water. So archaeologists जो थे वो अर्ली जब उन लोगों ने सर्च करना स्टार्ट किया, दे ट्राई टू फाइंड एविडेंसेस, तब उन्हें पता चला कि जो पुराने लोग थे वो टूल्स भी यूज़ करते थे. बट उनके टूल्स आज के ज़माने की तरह ऐसे हाईटेक टूल्स नहीं हुआ करते थे. वो सिर्फ स्टोन के, वुड के, या सपोज़ उन्होंने कोई एनिमल जैसे लाइक दे एट मटन और उसका जो बोन था वो उनके पास रहा, तो उन्होंने उस बोन को हल्का सा शार्प कर लिया और उसे एज अ वेपन यूज़ करने लगे. तो ये सब उन्हें मिला. ठीक है. लेकिन जो स्टोन टूल्स थे वो बेस्ट सर्वाइव करे. उन लोग को आज भी उनके एविडेंसेस स्टोन टूल्स के मिले. ठीक है. तो वो लोग बेसिकली इन टूल्स का क्या करते थे, मीट काटने के लिए और लाइक जो भी अगर किसी से बचना है, किसी एनिमल से बचना है, तो उसके लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए इन सब कामों के लिए वो इन टूल्स को बनाते थे. और फ्रूट्स जो खाते थे उसको चॉप करने के लिए, आजकल तो हमारे पास नाइफ़ होता है बट उस टाइम पे उनके पास नाइफ़ नहीं था, तो उसे काटने के लिए भी वो लोग वो बनाते थे, टूल्स बनाते थे. उसके बाद जो ट्रीज़ पे और उनके पत्थरों पे वो लोग लिखते थे, वो सब भी किसी ना किसी पेन से, तो उनके पास इंक पेन तो और ऐसे रेनॉल्ड्स और ये सब पेन तो होते नहीं थे, तो वो लोग उसी टूल से ही उस पर इंस्क्राइब करके लिखते थे. ठीक है. और कभी कभी क्या होता था कि जो वुड्स वो लोग यूज़ करते थे, उससे वो लोग
अपने घर भी बनाते थे, हट्स बनाते थे और उससे आग भी जलाते थे, बॉन्ड फायर। लाइक आजकल तो बॉन्ड फायर, हमारी बॉन्ड फायर पार्टीज़ होती हैं, बट उनके टाइम में फायर वॉज अ डिस्कवरी जो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी टू, बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो लोग ऐसे कच्चा ही मीट खाते थे, कच्चा ही सब कुछ खाते थे, बट वंस दे थॉट कि ठीक है ये आग जल रही है तो हम लोग इस पर इसको कुक करते हैं, तो उन्होंने उस मीट को उस पर कुक करके खाया और वो ज़्यादा ही बेटर टेस्ट किया, तो इससे उन्होंने फ़ायर डिस्कवर करी। फ़ायर डिस्कवरी का एक और इंसिडेंट है, जब वो लोग स्टोन्स के टूल बनाते थे तो उन्हें रब करते थे आपस में, तो उससे स्पार्क निकलते थे, तो उन स्पार्क से उन लोगों ने फायर की डिस्कवरी करी, राइट। वुड से हमें पता है कि वो लोग अपनी हट्स बनाएंगे जहाँ वो लोग रहेंगे, ठीक है। और अर्ली मैन जो थे वो जनरली हट्स वगैरह में नहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हट्स वगैरह में रहने का मतलब है उसकी पहले इतनी मेहनत करो, उसके बाद जब वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या ही फ़ायदा है हट्स बनाने का। वो लोग जो केव और रॉक कट डिज़ाइंस उन्हें मिल जाते थे वहीं जाकर रहने लगते थे, कुछ दिन बाद वहाँ से चले जाते थे, ठीक है। जो भीमबेटका केव्स है इस समय एट प्रेजेंटली इन मध्य प्रदेश है वो, तो वहाँ पे हमें बहुत सारे हैबिटेशन के एविडेंसेस मिले हैं कि हाँ वहाँ पे लोग रहते थे, कभी ना कभी किसी न किसी ज़माने में वहाँ पे लोग रहे हैं। तो भीमबेटका केव्स आपको मार्क कर लेना है यहाँ पे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ ही साथ चलेगा। तो भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में हमें मार्क करके रखना है कि यहाँ पे ओल्डेस्ट हैबिटेशन भी हमें एविडेंसेस मिले हुए हैं, ठीक है। कुरनूल केव्स में हमें ऐश मिली, जो जली हुई राख मिली आपको वहाँ पे, तो इससे ये पता चलता है कि उन लोगों को फ़ायर भी पता थी कि फ़ायर क्या है, हाउ टू यूज़ इट। जैसे कि मैंने इसमें टाइम मेंशन कर रखा है कि अराउंड 12,000 ईयर्स अगो वर्ल्ड के क्लाइमेट में एक अजीब सा ही चेंज आने लगा, जिसकी वजह से वार्म कंडीशंस डेवलप्ड हुई ग्रासलैंड्स पे, और कैटल की जो पॉपुलेशन थी वो अचानक से बढ़ने लगी, राइट। और कैटल क्या करती थी, वो ग्रास ही, जाहिर सी बात है कैटल तो ग्रास ही ईट करेगी, तो इस वजह से बहुत ही मेजर क्लाइमेट चेंजेस वर्ल्ड में हमें देखने को मिलते हैं। और उसी समय पे हमें वीट, राइस, बार्ली ये सब नेचुरली ग्रो करने लगा, राइट। तो मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश में बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट्स को ये मिला मिला कि केव्स की, जो केव जिनमें वो रिसाइड करते थे उनकी वॉल्स पे कई तरह की पेंटिंग्स हैं, ठीक है। और उन पेंटिंग में एनिमल्स हैं, तो अभी जब हम थर्ड चैप्टर पे अपने आएंगे तो हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ वो लोग एनिमल्स भी पालते थे, राइट। ऑस्ट्रिच हमें मिली है क्योंकि हमें ऑस्ट्रिच का एक एग मिला था पटना महाराष्ट्र में, जिससे हमें ये प्रूव होता है कि हाँ उन लोगों के पास ऑस्ट्रिच भी थी। आजकल तो एक्सटिंक्ट है, बट उस टाइम पे थी ऑस्ट्रिच भी उनके पास, पैलियोलिथिक पीरियड की बात है ये, तो उस टाइम में उनके पास ऑस्ट्रिच भी थी। इन हुंगसी, ये प्लेस को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रीलिम्स में सिर्फ क्वेश्चन डायरेक्ट प्लेसेस से आ जाता है कि इस प्लेस में क्या मिला, राइट। नॉट जनरली इन यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी आपको स्टैटिक चीज़ें कम पूछता है, इट फोकसेस मोर ऑन करंट अफेयर्स। तो एक ये प्लेस जो मैंने आपको बताई हुंगसी, यहाँ पे कई सारी पैलियोलिथिक साइट्स हमें मिली हैं, और यहाँ पे जो टूल्स लोग यूज़ करते थे वो लाइमस्टोन के टूल्स वो लोग यूज़ करते थे, राइट। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमारे जो नोट्स हैं उनको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। हंटर गैदरर्स किसे बोलते हैं, कि जो लोग हंट कर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं और हंटिंग करके अपना गुजारा करते हैं, दे आर नोन एज हंटर गैदरर्स। साइट हमें पता है कि किसी भी वो कोई भी साइट हो सकती है, फैक्ट्री साइट हो सकती है, हैबिटेट साइट हो सकती है, जहाँ पे भी कोई लोग रहते हैं, जहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, आप आई साइट से उसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, जहाँ पे कुछ दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड साइट। हैबिटेशन फैक्ट्री, जहाँ पे भी पुराने लोग, क्योंकि जो पुराने लोग थे वो एक साथ एक जगह पे झुंड में रहते थे टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, वो जनरली उन्हें मार देते थे, पर जिन्हें नहीं मार सकते हैं उनसे तो खुद को बचाना ही होता है, तो वो लोग हमेशा एक कलेक्टिव वे में रहते थे, राइट। पैलियोलिथिक पीरियड, हमने जैसे कि आपको बताया कि जो अर्लीस्ट पीरियड था वो पैलियोलिथिक पीरियड कहलाता है, और ये पीरियड 12,000 ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो के बीच में लाई करता है, राइट। फिर उसके बाद हमारा मीज़ोलिथिक पीरियड आता है, जिसको हम लोग मिडिल स्टोन एज कहते हैं, और ये जो टाइम पीरियड है ये 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो के बीच का टाइम पीरियड है।
जो भी टूल्स हम लोग मेसोलिथिक पीरियड में बनाते हैं उनको हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। माइक्रोलिथ्स जस्ट बिकॉज कि टूल का साइज़ छोटा हो गया है। पहले वो लोग बड़ी बड़ी हड्डियों से, बड़ी बड़ी चीज़ों से टूल्स बनाते थे, लेकिन फिर टूल्स का साइज़ छोटा हो गया, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। ठीक है। 2 मिलियन ईयर्स, इसमें मैंने ये कहीं कहीं पे ये डेट भी डाली है ताकि आपको डेट का अंदाज़ा रहे, बिकॉज हिस्ट्री को आप लिंक ही करके पढ़ सकते हो। तो ये डेट के लिए मैंने डाला है कि 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अराउंड 12,000 ईयर्स अगो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड था, और इसमें क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस आए वर्ल्ड के। देन 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो को हम लोग मीज़ोलिथिक कहते हैं, और 10,000 ईयर्स अगो को वी कॉल इट नियोलिथिक पीरियड, राइट। Now when we move to our chapter number 3, which is from gathering to growing food, तो हमें पता है गैदरिंग का मतलब है कि कलेक्ट करना एंड देन टेक इट टू योर होम, एंड आप फ्रूट्स या फूड जो है वो अपने खेतों में और फील्ड्स में ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो हमें जो एट प्रेजेंट हम लोग जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं ये सारे प्लांट से ही हमें मिलते हैं, और एनिमल से भी ज़्यादा कई सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, लाइक मिल्क वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, सो एंड मीट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। सो जितना भी कुछ हम खा रहे हैं ये सब कुछ हमें या तो प्लांट से मिला है या तो एनिमल से मिला है, राइट। कई सारे अलग अलग पेड़ हैं जो अलग अलग कंडीशंस में ही ग्रो करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स हैं जो अलग अलग कंडीशंस में ग्रो करते हैं। डोमेस्टिकेशन, जब हम लोग आजकल हम लोग गाँवों में सुनते हैं कि लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये 12,000 ईयर्स अगो डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था। ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड नो दैट कि डोमेस्टिकेशन कब से स्टार्ट हुआ है, राइट। और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स आजकल हम लोग देख रहे हैं ये सब कुछ एक डोमेस्टिकेशन का ही प्रोसेस। डोमेस्टिकेशन डज नॉट ओनली मीन दैट यू डोमेस्टिकेट एन एनिमल, यू कैन डोमेस्टिकेट अ प्लांट, लाइक आपकी ही फील्ड में कुछ प्लांट्स हैं तो आपने उन्हें भी डोमेस्टिकेट ही कर रखा है। और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स की हमारी लिस्ट अगर हम देखें तो उसमें वीट और बार्ले आता है। और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड हमारे एनिमल्स की अगर हम लिस्ट देखें तो उसमें शीप है, गोट है और पिग्स है, राइट। शीप कभी कभी वो रेयर करने के लिए भी रखते थे, गोट मिल्क के लिए रखते थे, एंड पिग्स आई डोंट नो फॉर व्हाट वो रखते थे, बिकॉज जनरली दे ate द मीट ऑफ पिग्स ऑल्सो, सो पिग वॉज ऑल्सो लाइक फूड फॉर देम, ठीक है। डोमेस्टिकेशन का क्या मतलब है कि एक ही डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज डोमेस्टिकेशन की ही वजह से वो एक जगह पे कॉन्स्टेंटली फॉर सम डेज़ लगातार वो एक ही जगह पे रुकते थे, क्योंकि कुछ क्रॉप्स ऐसे थे जो तुरंत ही ग्रो कर जाते थे और कुछ ऐसे थे जो कई दिन, कई साल, कई सदियों बाद ऐसे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग एक ही जगह पे कई दिन तक रह भी लेते थे। फिर क्या होता था कि उन लोगों ने सीखा था कि फ़ूड हमें स्टोर कैसे करना है। लाइक आज हमें पता है कि एयर टाइट कंटेनर में हमने इसको स्टोर कर लिया तो फ्रिज में रख दिया तो इतने दिन तक वो बचा रहेगा। उनके पास ऐसा कोई फ्रिज और एयर टाइट कंटेनर नहीं था, बट स्टिल उन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया टू स्टोर द फूड, राइट। क्लाइमेट कंडीशंस को देखते हुए कि अगर इस गर्मी है तो इस क्लाइमेट में इतने तक ये फूड बचा रहेगा एंड ऑल। कई जगह पे उन्होंने, हम पॉटरी भी देखते हैं जहाँ पे उन्होंने क्ले पॉट्स बना रखे हैं और बास्केट्स अपने आप से बना रखी हैं। सीवर का भी हमें कहीं कहीं सिस्टम दिखता है, सीवेज का, ड्रेनेज का भी सिस्टम हमें कहीं कहीं दिखेगा अभी आगे चल के, यहाँ नहीं, आगे चल के। पॉट्स जो थे उनमें वो लोग बेसिकली ग्रेन्स और सीड्स स्टोर करते थे, लाइक टू ग्रो इन द नेक्स्ट सीज़न। अगर इस साल कोई सीड्स बच गई हैं तो वो लोग उसे नेक्स्ट सीज़न में ग्रो कर लेंगे। और डिगिंग पिट्स को उन लोगों ने शेल्टर की तरह यूज़ किया था, जिसको हम लोग टिट हाउस भी कहते हैं। पिट हाउस विद स्टेप्स एंड हट्स वर फाउंड एट बुर्जा होम। ओके, सो दिस इज़ पिट हाउस भी आप इसे कह सकते हैं और इसे आप टिट हाउस भी कह सकते हैं, बाय एनी नेम, राइट। तो जो हमारा पिट हाउस हमें मिला है वो बुर्जा होम में हमें मिला है पहली बार, और इसमें हट्स थी, स्टेप्स मतलब जीने थे, सीढ़ियाँ बनाई थी, राइट। तो वो सब हमें बुर्जा होम में मिला है, राइट। एनिमल्स जो थे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स थे मिल्क का और फूड का, जैसे कि मैंने आपको भी बताया। ऐसे तमाम आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं जिन्हें फार्मर्स की और हर्डर्स लाइक दोज हु have the herds in which they keep the sheep and cattle,
और इनके हर्डल्स इनके जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो हमें बुरज़ा होम कश्मीर में, महागढ़ यूपी में, कोल्डीवाड़ा यूपी में, चिरांद बिहार में, मेहरगढ़ इस समय पाकिस्तान में, हल्लौर आंध्र प्रदेश में और पय्यम पल्ली आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट्स को कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स मिले हैं जो उस टाइम के थे, लाइक, और कई सारे क्रॉप्स भी मिले, कई सारे स्टोन टूल्स मिले, है ना। और स्टोन टूल्स जो थे नियोलिथिक पीरियड के, उनमें अच्छी एक एज थी, क्योंकि अगर आपके टूल्स में एज नहीं है देन हाउ कैन यू यूज़ देम फॉर योर पर्पस, राइट। तो पैलेलिथिक के टूल्स थोड़े पुराने ज़माने के थे, बड़े बड़े टूल्स थे उनके पास, और जनरली वो लोग उससे सिर्फ कैरी करते थे, सिर्फ फेंक के मारने के लिए थे, उससे किसी को कोई चोट नहीं आती थी। बट जो फिर उसके बाद जो मीज़ोलिथिक पीरियड के टूल्स आए वो थोड़ा सा शार्प हुए, और नियोलिथिक के बहुत ही ज़्यादा शार्प थे और बहुत ही अच्छी कटिंग एज थी उनकी, राइट। मोर्टार्स और पिस्टल्स जो आजकल हम लोग गाँव में देखते हैं, जो जनरली हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं, इट्स अ फॉर्म जिसमें हम लोग अदरक चाय में डालते हैं फूड के। सो दैट इज़ ऑल्सो मोर्टार एंड पिस्टल, एक फॉर्म है मोर्टार एंड पिस्टल का, नॉट इन द ट्रेडिशनल फॉर्म बट या वो फॉर्मेट वही है जो पुराना था। मड पॉट्स भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें हम लोग अभी तो लाइक कहीं हमें देखने को नहीं मिलते एज सच, जिसमें हम लोग पानी स्टोर करते थे, घड़ा जो होता था उसमें भर के पानी रखते थे और ठंडा पानी पीने को मिलता था उसमें से, तो उसके भी हमें एविडेंस देखने को मिले हैं। कई फार्मर्स और हर्डर्स जो थे वो ग्रुप्स में रहते थे जिसको हम लोग ट्राइब कहते हैं, राइट। और एक ट्राइब के कुछ कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं जो सिर्फ उस ट्राइब वाले ही फॉलो करते हैं। ट्राइब्स के बारे में और जानने के लिए, लाइक टू नो मोर अबाउट द ट्राइब्स, आपको ये पूरे नोट्स को गो आउट करना पड़ेगा थ्रू आउट, कि उनके अपने अलग कल्चर ट्रेडिशंस, अपनी लैंग्वेज, अपना म्यूज़िक, अपना कस्टम्स, अपनी पेंटिंग्स, अपने गॉड्स, अपने गॉडेसेस, सब कुछ उनका बिल्कुल अलग होता है। उनके अपने ऑक्यूपेशन भी अलग होते हैं, ठीक है। जो ट्राइब की विमेन थी वो लोग भी एग्रीकल्चर काम करती थी नहीं करती थी, ये भी सिर्फ उस ट्राइब का इंटरनल मैटर था, राइट। और जो हमारे ट्राइब्स के बच्चे थे वो पेड़ों को देखते थे, जो अगर कोई एनिमल आपकी फील्ड में घुस रहा है तो उनको भगाते थे। ट्राइब के जो आदमी थे वो जनरली एनिमल्स की जो लार्ज हर्ड्स होती हैं उनको लीड करते थे, सिर्फ उनके आगे आगे चलते थे। और मेन हमारी जो आज हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, थैंक्स टू देम, क्योंकि उस टाइम में ही हम लोग आदमियों को एज लीडर्स देखते थे, ठीक है। और क्योंकि वो बड़े, उनकी हाइट अच्छी थी, उनके वो वॉरियर्स हो सकते थे, इसलिए हम लोगों ने एज अ लीडर देखते थे, ठीक है। और जो ओल्ड वेमेन ट्राइब्स की होती थी उनको हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत था, उनके पास वो लोग बहुत वाइज थे। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर वेमेन एंड मैन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड वीट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट शुड बी मार्क्ड एंड शुड बी लर्न बाय हार्ट। अर्लीस्ट विलेजेस भी था उस टाइम मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो हाउसेस थे वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर थे। ईच हाउस में एक हाउस में 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड था। और कई सारे वहाँ पे बरियल साइट्स भी मिली जिससे हमें पता चलता है कि जो डेड था उसको हम लोग बरी करते थे इन द अर्ली टाइम, राइट। जो डेड था उसको उसकी भैंसों के साथ, उसकी गोट्स के साथ, उसकी जो भी उसके पास उसकी जो भी लाइफ की जो अर्निंग थी, अर्निंग इन द सेंस ऑफ द ज्वेलरी एंड जो कुछ भी था वो सब कुछ उसके साथ में डाला जाता था, बिकॉज दे बिलीव्ड इन री इनकारनेशन। उन्हें लगता था कि एक दूसरा जन्म लेकर ये आएगा तो इन सारी चीज़ों के साथ ही वो आएगा, ठीक है। और आर्कियोलॉजिस्ट को भी ये सब चीज़ें गैदर करने में, लेयर बाय लेयर उनको पता करने में उनको टाइम लगता था, पता करते थे और अपने लेवल पे हर आर्कियोलॉजिस्ट को स्टडी करता था, ठीक। ये जो पॉइंट नंबर 35 है जहाँ पे मैं लिखा है कि डाउजली हैडिंग इज़ अ साइट ऑन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली क्लोज टू द रूट्स लीडिंग इनटू चाइना एंड म्यांमार। डाउजी हैडिंग में हमारे पास स्टोन टूल्स थे जिसमें हमें ये मोर्टार और पिस्टल देखने को मिलता है। और ये सब ग्रेन जो थे उनको ग्राइंड करने के लिए वो लोग जनरली यूज़ करते थे, जिसको हम लोग हिंदी में ओखली बोलते हैं। वो भी उनके पास हमें देखने को मिलता है। कहीं कहीं पे हमें जेडाइट एक स्टोन मिलता है जो चाइना से लाया गया माना जाता है।
और यहाँ पे वुड और पॉटरी के हमें फॉसिल्स भी देखने को मिलते हैं। कमिंग टू द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, हमने डोमेस्टिकेशन पढ़ा कि व्हाट इज़ डोमेस्टिकेशन, वी नो हु आर फार्मर्स, वी नो हु आर हर्डर्स, वी नो व्हाट इज़ द नेलिथिक पीरियड, वी नो व्हाट इज़ पॉट्स, हमने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, विलेजेस के बारे में पढ़ा और हाउसेस के बारे में पढ़ा। प्लीज़ डू गो थ्रू दीज पॉइंट्स क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टू रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट टर्म्स, टू रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जो कि एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है और आपके पास कंटेंट नहीं होता, राइट। तो कंटेंट यहीं से आएगा आपके पास, राइट। नाउ यहाँ पे ये बरियल है कि जो किसी भी इंसान की डेड बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए या उसको उसमें हम लोग डाल देते थे एज इन द ग्राउंड, जो उसके साथ उनके गोड्स, उनके जैसे हमने बताया कि भी उसकी ज्वेलरी। और मेहरगढ़ पाकिस्तान में एट प्रेजेंट हमें बहुत सारे बरियल्स देखने को भी मिले जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड आउट किए। 12,000 ईयर्स अगो हमने डोमेस्टिकेशन की शुरुआत करी और 8,000 ईयर अगो हमें मेहरगढ़ में सेटलमेंट के भी एविडेंसेस मिले, राइट। नाउ क्योंकि ये क्लास एक मैराथन क्लास की तरह आपके सामने आएगा, सो प्लीज़ डोंट गेट बोर्ड बिकॉज हम लोग एक बार में एक पूरी एनसीईआरटी को फिनिश कर रहे हैं, तो इट विल रिक्वायर योर पेशेंस एंड माई टाइम। सो हम लोग साथ में इसको पढ़ते रहेंगे एंड विल नॉट गेट बोर्ड। चैप्टर नंबर 4 पे आ गए हम लोग। इन दी अर्लियर सिटी, पंजाब 150 साल पहले हमें पहली बार रेलवे लाइंस देखने को मिली, राइट। और जो वो रेलवे लाइंस थी एट प्रेजेंट वो पाकिस्तान में है, क्योंकि पंजाब को 2 हिस्सों में, जब पंजाब तो हमेशा से ही बॉर्डर पे रहा इंडिया पाकिस्तान के, तो जब उसको बांटा गया तो आधा पंजाब इंडिया में था और आधा पाकिस्तान में। तो एट प्रेजेंट जो पंजाब पाकिस्तान में है वहाँ पे हमें पहली बार रेलवे लाइंस देखने को मिली। हड़प्पा जो था वो एक मतलब हड़प्पा ही सबसे अर्लीस्ट सिटी हमें फाइंड हुई, जहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे हाई क्वालिटी ब्रिक्स हैं और आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो हड़प्पा है, राइट। बिल्डिंग्स जो थी हड़प्पा की वो सारी 4,700 साल पहले हमें देखने को मिली। और हड़प्पा की जो सिटीज़ थी वो कहाँ कहाँ मिली हमें, पंजाब और सिंध पाकिस्तान में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और इंडिया के भी पंजाब में कुछ मिली, राइट। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि हड़प्पा की जो सिटीज़ थी उसमें क्या स्पेशल पॉइंट्स थे, लाइक उनके पास रेड पॉटरी थी जिस पे वो लोग ब्लैक से डिज़ाइंस बनाते थे, स्टोन के वेट्स थे, सील्स थी, बीड्स थी, कॉपर के टूल्स थे और ब्लेड्स थी, ठीक है। मैनी ऑफ दी सिटीज़ वो डिवाइड इनटू 2 और मोर पार्ट्स, इसमें कई सारे पार्ट्स हमने डिवाइड किए थे। जो अपर पार्ट था उसको हम लोग सीटाडेल बोलते थे और जो सेकेंड ईस्ट पार्ट था वो थोड़ा बड़ा था, मतलब जो छोटा वाला था वो ऊपर वाले से थोड़ा सा बड़ा, जो नीचे वाला था वो ऊपर वाले से थोड़ा सा बड़ा हुआ करता था, ठीक है। तो हमें बेक्ड ब्रिक्स भी देखने को मिलते हैं, जो क्योंकि मतलब घर तो ईंटों से ही बनेगा, तो हमें बेक्ड ब्रिक्स भी देखने को मिलते थे वहाँ पे। और वो ब्रिक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक लास्ट करते थे। इसका मतलब उनका जो तरीका था वो बिल्कुल सही था। ब्रिक्स को वो लोग इंटरलॉक करके ही बनाते थे ताकि जो वॉल्स बने वो स्ट्रॉन्ग बने, राइट। मोहनजोदाड़ो में भी हमें सीटाडेल देखने को मिला है, जहाँ पे एक ग्रेट बाथ भी हमें पता चला कि उसमें एक ग्रेट बाथ जैसी जगह थी जहाँ पे प्लास्टर से उन लोगों ने उसे कोट कर रखा था और उसमें पानी था, ठीक है। स्टेयर्स जो थे उस पर वो पानी नहाने के लिए बनाए गए थे और जो वाटर था वो ऐसा माना जाता है कि किसी वेल से आता होगा। जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता था तो हम लोग उसमें उस ग्रेट बाथ में एक डुबकी लगा लेते थे, जैसे आजकल हम लोग कुंभ में, गंगा में सब काम करते हैं, वैसे ही। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के सिवा जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हमें याद करनी है वो है कलीबंगन, रखी गढ़ी, गर्नीवाला, चनुधारो, ढोलावीरा, सुरता, इसको कहीं कहीं पे सुरता जंडौर भी लिखते हैं हम लोग, और सुरकोटा दा भी लिखते हैं, लोथल एट्सेट्रा। लोथल एंड कलीबंगन जो थे इनमें अल्तार्स थे जो सैक्रिफाइसेस, इसमें सैक्रिफाइसेस जनरली परफॉर्म की जाती थी इन सिटीज़ में, क्योंकि हमें उसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, इन सब में हमें स्टोर हाउसेस लाइक ग्रैनरीज, जहाँ पे आप खाना स्टोर कर रहे हैं, वो देखने को मिलती हैं। जो हाउसेस थे वो जनरली 2 स्टोरीड थे और उसमें आपको एक कोर्टयार्ड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाथिंग एरिया सेपरेट था, वाटर एरिया सेपरेट था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही प्रॉपर था, स्ट्रीट्स वेल प्लान्ड थी।
हड़प्पा की जो सिटी थी वो बहुत ही बिजी सिटी थी, और सिटी जो थी वो रूलर्स ने ही जहाँ तक प्लान करी थी। रूलर्स जो थे वो लोगों को भेजते थे, तो वो मेटल लेकर आते थे, प्रेशियस स्टोन लेके आते थे, और जो भी अलग अलग चीज़ें उन्हें चाहिए होती थी वो सब कुछ वो लेकर आते थे। जो कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें लिखना आता था, और वो लोग सील्स पे लिखते थे, और उस उन लोगों को, जैसे राजा की तरफ से कोई इंसान सील पे कुछ लिख रहा है तो राजा नहीं लिख रहा है, जो इंसान लिख रहा है वो पर्सन इज़ नोन एज स्क्राइब, राइट। हड़प्पन सिटीज़ में हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो थिंग्स जो देखने को मिली वो स्टोन, शेल और मेटल की देखने को मिलती हैं। और मोस्ट प्रेशियस मेटल्स जो उस टाइम में थे वो मेटल थे ब्रोंज, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। कॉपर और ब्रोंज जो थे वो जनरली टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए यूज़ करते थे, और गोल्ड और सिल्वर आज की तरह ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंशनड हैं टिल आई थिंक ऑल दीज पॉइंट्स, दे आर ऑल रिलेटेड टू हड़प्पा एंड द अर्लीस्ट साइट्स। यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स, क्योंकि इनमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। लाइक इफ़ यू सी पॉइंट नंबर 24, हमें दिख रहा है कि बीड्स वर मेड ऑफ कार्नेलियन, अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। तो दिस इज़ ऑल टू बी लर्नड बाय हार्ट। तो इस चैप्टर को, दिस इज़ ओनली अ लर्निंग चैप्टर, एंड आई होप कि आप लोग इस पीपीटी से ज़रूर याद करेंगे। मूविंग ऑन, हम ये सब कुछ याद करने वाला है, राइट। सो अब हम नोट्स पे अपने आते हैं, तो हम यहाँ पे सिटीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी अर्लियर सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। तो उसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, लोथाल, चारमीनार, ये सब अर्लियर सिटीज़ हैं। सीटाडेल क्या होता है? सीटाडेल जो हाउस के प्रोटेक्शन के लिए ऊपर अलग सा स्ट्रक्चर बना रहता है, उसे हम सीटाडेल बोलते हैं। रूलर्स को, जो किंग्स और एम्परर्स थे, उन्हें हम रूलर्स कहते हैं। स्क्राइब, जो पीपल, जो लोग लिखते थे किसी और की तरफ से, उन्हें हम स्क्राइब कहते हैं। जो लोग कुछ ना कुछ बनाते थे, हैंडी क्राफ्ट्स या आर्ट का वर्क करते थे, उन्हें हम क्राफ्ट पर्सन बोलते हैं। मेटल, हमें पता है कि वो चीज़ जो हम लोगों ने 10th 11th में डेफिनेशंस याद करनी है बहुत ज़्यादा, कि विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू शीट्स, कैन नॉट बी लाइक जो भी है तो वो सब भी यहाँ पे आपको याद आना चाहिए। सील जो था एक टूल था, राइट, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिस पे हम लोग लिखते थे सील पे, ठीक है। और स्पेशलिस्ट, हमें पता है क्या होता है कि जो भी एक एक्सपर्ट हो किसी भी चीज़ का, उसे हम स्पेशलिस्ट कहते हैं। रॉ मटेरियल हमें पता है क्या होता है। प्लो हमें पता है क्या होता है। हल जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, वो प्लो है। और इरिगेशन हमें पता है क्या है, टू प्रोवाइड वाटर टू द फील्ड्स, ताकि उनमें से ग्रेन्स ग्रो करें। यहाँ पे ये टाइम लाइन दी हुई है एक, कि 7000 ईयर्स अगो कॉटन कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ मेहरगढ़ में। 4700 साल पहले सिटीज़ बनना स्टार्ट हुई, और 3900 साल पहले ये सिटीज़ ख़त्म भी होना स्टार्ट हो गई, और 2500 साल पहले और भी सिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 5, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो यहाँ हमें चैप्टर बिल्कुल क्लियर है कि बुक्स और बरियल से हमें हमारे जो रिवर है ब्यास और सतलज, उन्हें हम देवियों की तरह पूजते हैं। आज भी हम गंगा को देवी की तरह ही पूजते हैं, राइट। तो रिवर्स उस टाइम पे भी देवियों की तरह पूजी जाती थी। 3 गॉड्स जो थे उस टाइम में वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, अग्नि, इंद्र और सोम, राइट। सोम एक ड्रिंक है, एक प्लांट है जिसमें से एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है, तो उसको भी हम पूछते थे बिकॉज हमें वो ड्रिंक चाहिए, राइट। हिम्स जो थे वो मतलब जो इसमें हिम्स लिखे हुए हैं ऋग्वेद में, ये सारे ऋषि मुनियों ने बनाए थे। प्रीस्ट जो पुजारी था वो स्टूडेंट्स को सिखाता था कि आप इन्हें कैसे याद करेंगे, कैसे मेमोराइज करेंगे और कैसे रिसाइट करेंगे, राइट। तो कुछ ज़्यादातर हिम्स जो थे वो आदमियों ने ही लिखे थे, लाइक दे आर कंपोज बाय मेन ओनली। कुछ जो थे वो विमेन ने कंपोज किए हैं, लाइक वन ऑफ द विमेन वॉज अपाला फ्रॉम दैट पीरियड, जिन्होंने शी वॉज ऑल्सो अ सेज, जिन्होंने अच्छे हिम्स दिए हमारे ऋग्वेदिक बुक में। और जो ऋग्वेदिक में हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो वैदिक संस्कृत है, लाइक, राइट। हम वी शुड नो द लैंग्वेज ऑल्सो। 3 फैमिलीज़ ऑफ लैंग्वेज उस टाइम हुआ करती थी। पहली थी इंडो यूरोपियन, सेकेंड थी टिबेटो बर्मन एंड थर्ड थी ऑस्ट्रियो एशियाटिक। हमें ऐसे बचना चाहिए कि इंडो यूरोपियन मतलब इंडिया यूरोप में जो जनरली लैंग्वेज यूज़ हो रही है, टिबेटो बर्मन यानी कि तिब्बत और बर्मा में जो लैंग्वेज जनरली यूज़ हो रही है, म्यांमार, और थर्ड हमारा ऑस्ट्रियो एशियाटिक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया कॉन्टिनेंट में।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंडो टिबेटन में हम लैंग्वेज जान ले कौन कौन सी है, संस्कृत, असामीज़, गुजराती, राइट। टिबेटो बर्मन में हम लैंग्वेज देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो बोली जाती हैं लैंग्वेजेस वो सारी, और ऑस्ट्रियो एशियाटिक में जो लैंग्वेज झारखंड और सेंट्रल इंडिया के पार्ट में बोली जाती हैं उन्हें हम ऑस्ट्रियो एशियाटिक कहते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी वो मैन्यूस्क्रिप्ट में मैंने आपको बताया कि जो ट्रीज़ की बार्क पे लिखी जाती थी वो कश्मीर में हमें देखने को मिलती है 150 साल पहले, तो उसका हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देखने को मिलता है। ये एक लाइब्रेरी में हम प्रिजर्व करके रखी जा चुकी है पुणे महाराष्ट्र में। ऋग्वेद में बहुत सारी प्रेयर्स हैं जो बच्चों के लिए हैं, लाइक आप पुत्र प्राप्ति एक बहुत बड़ा उस टाइम पे आप कह सकते हैं कि लोगों को पुत्र प्राप्ति की बहुत ज़्यादा वो थी कि हाँ हमारा भी एक लड़का होना चाहिए, तो इसलिए उनके लिए उन पुत्र प्राप्ति के लिए भी आपके पास कई सारी प्रेयर्स हैं जो ऋग्वेद में हमें मेंशन्ड है, राइट। और हॉर्स और योग जो थे वो चैरियट में हॉर्स का यूज़ किया जाता था ताकि जब युद्ध लड़ने जाएं तो उसमें उनका यूज़ किया जा सके, राइट है। तो ये सारे इसमें पॉइंट्स हैं। और कभी कभी हम लोग यज्ञ करते थे जो कुछ गॉड्स को कुछ ऑफरिंग हमें देनी है, तो हम अब ऐसे तो बुला नहीं सकते कि नहीं आप घर आ जाइए आके ये चीज़ दे दीजिए, तो दैट इज़ परफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ यज्ञ। यज्ञ में हम लोग घी, ग्रेन, कुछ भी, कभी कभी हम लोग एनिमल दान करते थे, कभी कभी लैंड दान करते थे, तो ये सारे काम भी उस टाइम होते थे। वैदिक एज में कोई ऐसे रेगुलर आर्मी नहीं होती थी लोगों की, बट हाँ मतलब जब भी कोई मैटर डिस्कस करना होता था, चाहे वो युद्ध का हो चाहे वो शांति का हो, तो लोग एक असेंबली में आ जाते थे जिसमें से वो लोग अपने लीडर्स को खुद चूज़ करते थे एंड देन वो लोग बात करते थे उन मामलों में जिसमें वो बात करना चाहते हैं। तो यहाँ हमें पता चला कि प्रीस्ट, हाँ यहीं से हमारे पास प्रीस्ट का मतलब हमें पता चला कि ब्राह्मण होता है, और जो राजा होता है वो राज्य करता है, ही इज़ द लाइक जो जिसके पास अपनी कैपिटल सिटीज़ होती है, आर्मी होती है, वो राजा होते थे। बट आज के जो राजा हमें पता है और जो ऋग्वेदिक टाइम में राजा थे उन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, राइट। तो राजा का मतलब वो नहीं था कि हाँ आप हेरिडिटरी पोजीशन पे हैं कि आपका बेटा अब राजा बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके पास ना ही कोई कैपिटल थी, ना ही कोई पैलेस था, ना ही कोई आर्मी थी, दे वर जस्ट इन द नेम ऑफ राजा, राइट। जनरल पीपल को हम लोग दो नामों से जानते थे, जना और विश। जना जो है वो आज भी हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग जन कहते हैं उन लोगों को हिंदी में, ठीक है। और जो वर्ड विश था उसको हम लोगों ने वैश्य कर दिया, राइट। तो जो जो वैश्य है वही विश का एक थोड़ा अलग फॉर्मेट, उसको अलग तरीके से कहा जाए तो उसे वैश्य कहने लगे। तो जिन लोगों ने भी ये हिम्स को कंपोज किया था वो अपने आप को आर्य कहने लगे, एंड जो उनके ओपोनेंट्स थे जो इन सब के अगेंस्ट थे उन्हें दास कहने लगे और दस्यूस कहने लगे, राइट। तो उन्होंने कहा कि जो लोग दस्यूस हैं ये स्लेव्स हैं, ये लोग, इन लोग को पता नहीं है कि क्या ईश्वर का क्या मतलब है और ये हिम्स का क्या मतलब है। उन लोगों को लगा कि नहीं ये लोग वैसे नहीं हैं, राइट। स्लेव्स जो थे वो मेन और विमेन दोनों ही थे, ठीक है। और वो लोग ऐसे ऐसे ट्रीट किए जाते थे कि वो किसी की प्रॉपर्टी, लाइक आप प्रॉपर्टी जानते हैं क्या होती है, आपको कोई लैंड है, कोई एनिमल है, बट उस टाइम में जो स्लेव्स थे वो भी आपकी प्रॉपर्टी ही होते थे, राइट। स्टोन बोल्डर्स को हम लोग मेगालिथ्स बोलते हैं और ये लोग बरियल साइट्स पे हमें देखने को मिलते थे। और यहाँ पे हमें लिखा है मेगालिथ्स के बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेगालिथ्स इस अर्थ की सरफेस पे और कभी कभी अंडरग्राउंड भी हमें मिले। आर्कियोलॉजिस्ट्स को कभी कभी स्टोन बोल्डर्स का एक सर्कल भी मिला, राइट। और डेड जो थे उनको बरी कर देते थे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनको बरी किया जाता था जस्ट बिकॉज कि वो लोग रीइंकार्नेशन और रीबर्थ पे बहुत भरोसा करते थे। और उनके साथ उनको वो लोग बरी करते थे एक पॉट, जो पॉट्स ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, उसके साथ ही उन डेड बॉडीज़ को वो लोग बरी कर देते थे। कई सारे और भी ऑब्जेक्ट्स के साथ बरी करते थे, जैसे गोल्ड है, स्टोन है, कॉपर, कॉर्न, शेल, कुछ भी जो भी उनके पास उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में देखा हो वो सब कुछ उसके साथ बरी कर देते थे। मेगालिथ्स में कभी कभी होता था कि एक से ज़्यादा स्केलेटन होता था, तो ऐसा कहा जाता था कि एक ही परिवार के कई लोगों को आप एक ही जगह भी बरी कर देते थे, राइट। एक बरियल साइट हमें मिलती है इमाम गांव में, ठीक है, जो ये है रिवर घोड़ के उस पे बैंक्स पे, और ये भीमा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, राइट।
यहाँ पे डेड को आप ग्राउंड में बरी करते थे, सीधे सीधे उनको लिटा देते थे और उनका सर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में रखते उनको बरी कर देते थे। कभी कभी हमें बरियल्स देखने को घर में भी मिले, ठीक है, और उनके साथ उनका फूड, उनके पानी, बिकॉज़ वो लोग रीबर्थ में भरोसा करते थे। जो स्केलेटन था उसमें हम ये देख सकते हैं, जब स्केलेटन को हम लोगों ने निकाला तो हम लोगों को पता चल जाता था कि ये बच्चा है या आदमी है, ये यंग है या ओल्ड है, औरत है या आदमी है, सब कुछ उसमें से क्लियर हो जाता था, ठीक है। तो हमें ये चीज़ मालूम पड़ जाती थी। एंड जो एक बेटर वे था वो, जो मतलब अगर हमें स्केलेटन का जेंडर और सेक्स पता ही करना था तो हम उनका बोन स्ट्रक्चर देख के भी पता कर सकते थे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका था पता करने का कि ये कौन सा जेंडर है, राइट। 2000 ईयर्स अगो एक फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक, जिन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था चरक संहिता। और हमारे लखनऊ में आज भी हमें चरक डायग्नोस्टिक देखने को मिलती है, बिकॉज़ उन्हीं के नाम पे चरक इज़ अ वेरी बिग नेम। और क्योंकि वो इतने फेमस फिजिशियन थे इसलिए भी इनाम गांव में साइट्स हमें देखने को मिलती हैं, राइट। और जो यहाँ पे हमें साइट्स देखने को मिली उसमें ग्रेन्स में हमें देखने को क्या क्या मिलता है, वीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट्स। एनिमल्स में हमें कैटल, बफेलो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, द लिस्ट इज़ देयर। एक्वा, लाइक एक्वा यू नो कि जो पानी में पाए जाने वाले हैं वो क्रोकोडाइल है, टर्टल है, क्रैब्स हैं, फिशेस हैं। फ्रूट्स में भी हमें देखने को मिलता है, बेर देख मिले, आंवला मिले, जामुन मिले, डेट्स थे और कई सारी वेराइटी ऑफ बेरीज भी थी, राइट। हमें चाइना की राइटिंग के भी एविडेंसेस 3500 साल पहले देखने को मिले, और ये राइटिंग हम एनिमल की बोन्स पे लिखते थे। इन्हें हम ओरेकल बोन्स कहते थे क्योंकि ये जो थी ये जनरली फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए थी, राइट। और जो किंग्स हुआ करते थे उस टाइम, राजा जिनको मैं बताया, वो जनरली चाइना में ही रहते थे, बिकॉज़ वहाँ पे उनको वेल्थ थी और उनके पास डेकोरेटेड वेसल्स और सब कुछ था। बट इस टाइम तक भी हमारे पास आयरन के यूज़ का कोई भी लॉजिक नहीं था। वी डोंट न्यू अबाउट द यूज़ ऑफ आयरन, राइट। So moving on to the notes of this chapter, you can read it from here, all are provided over here. And moving on, the next slide, the time period also is written there. You can see कि सेटलमेंट इनाम गाँव में हमारा स्टार्ट हुआ 2700 साल पहले, राइट। सो मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 6, सिंस वी हैव 12 चैप्टर्स, इट इज़ द 6th चैप्टर नाउ। तो जो राजा था उसको लोग चूज़ करते थे, ठीक है। 300 साल पहले हमें देखने को मिलता है कि राजा को लोग ही चूज़ करते थे, राइट। उसके बाद आई एम सॉरी, 300 साल नहीं, 3000 साल पहले, राइट, अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया जाता था। अश्वमेध, लाइक एज वी ऑल नो, अश्व इज़ घोड़ा, तो हम लोग हॉर्स सैक्रिफाइस परफॉर्म करते थे। उसमें जनरली होता ये था कि एक राजा हॉर्स की पूजा करके, पूरे ही ऋग्वैदिक तरीके से हॉर्स की पूजा करके उसके ऊपर एक स्टिकर टाइप का पेस्ट करता था उसके सर के पास, जहाँ पे लिखा रहता था कि ये राजा ने ये अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया है। और अगर जो भी किंगडम में होते हुए वो घोड़ा जा रहा है, अश्व जा रहा है, वो किंगडम ने ऑटोमेटिकली उस राजा को सरेंडर कर दिया है। अगर कोई उस हॉर्स को पकड़ लेता है तो इसका मतलब है कि वो उस राजा से युद्ध लड़ना चाहता है, राइट। तो वो उससे युद्ध लड़ता था, अगर वो उससे सुपीरियर साबित हो जाता था तो वो राजा उसको सरेंडर कर देता था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है, राइट। इन राजाओं ने बहुत सारी सैक्रिफाइसेस किए। सैक्रिफाइसेस वर इन द फॉर्म ऑफ दिस अश्वमेध यज्ञ ओनली, और ये सब करवाते प्रीस्ट्स थे, राइट। नॉर्थ इंडिया में राजा एक बहुत बड़ा ही वॉज लाइक अ सेंट्रल फिगर, राइट। और उनके पास चैरिएटर था, उनका कंपेनियन था, राइट, जो उनके साथ बैटल फील्ड में जाता था। उनके पास वाइफ्स थी, सन्स थे, कई सारी वाइफ्स, कई सारे सन्स, एज मच एज यू वांट, राइट। और नॉर्थ इंडिया में हमारे पास बहुत सारी बुक्स भी हैं जो गंगा और यमुना में ड्रेन हो गई, तो जिसमें हमें लिखा है कि राजाओं की क्या पावर्स थी और क्या उनके पास तरीके थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, एवरीथिंग इज़ रिटन इन दैट, ठीक है। ये प्रीस्ट से कंपोज करे थे। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं कि सोसाइटी डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। हम यहीं से वी कैन से कि हमारे पास एक कास्ट सिस्टम डिवाइड हो गया था, जिसमें प्रीस्ट थे, वॉरियर्स थे, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स। तो इन सबको डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। सम प्रीस्ट और वॉरियर्स अमीर थे
और सम फार्मर्स और हर्डर्स अमीर थे, कुछ पुअर भी थे। तो हम लोगों ने जो प्रीस्ट थे जनरली, उन्होंने इसको डिवाइड किया एज वर्ण। वर्ण इज ऑल्सो नोन एज कास्ट, राइट। वर्णास का नाम हमारा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो हर वर्ण का, हर सेक्ट का एक अलग ही फंक्शन था। हमारे पास एक, अगर हम ऐसे एक इमेजिन करें कि एक आदमी है जिसको हम कहते हैं पुरुषोक्ता, राइट। उसके सर से, लाइक उसके हेड के पोर्शन से हमारे पास ब्राह्मण आए, बिकॉज ब्राह्मण का काम बुद्धि वाला है, राइट। उन्हें पूजा करानी है, मंत्र याद करने हैं। उनके हाथों से, क्योंकि बल है उनका, वो उनके हाथों से हमें क्षत्रिय आए, क्योंकि वो वॉरियर है, उन्हें युद्ध लड़ने हैं। उनके थाइज से वैश्य आए, क्योंकि दे वर बिजनेसमैन, दे वर ट्रेडर्स, दे वर क्राफ्ट्समैन, दे वर हर्डर्स, एवरीथिंग, वो सब वैश्य की कैटेगरी में आ गए। और शूद्रास जो मछली पकड़ने वाले काम और जितने भी इन सब तीनों ऊपर के वर्णों को सर्व करने के जो काम थे, वो सारे शूद्र करते थे, राइट। ब्राह्मण, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये चारों पॉइंट में ये प्रूव हो गया है। और शूद्र को हम लोग जनरली अनटचेबल भी मानते थे, राइट। उनको एक ही वेल से पानी नहीं मिलता था। आज भी ये हमारे सोसाइटी में प्रेवलेंट है, विच शुड नॉट बी प्रेवलेंट, बट व्हाट कैन वी डू फॉर दैट। तो अनटचेबल्स को हम लोग ऐसे समझते थे कि वो लोग सेम कुएं से पानी नहीं पी सकते जैसे हम पीते हैं, राइट। और विमेन के जो राइट्स थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, बिकॉज विमेन को हम लोग वेद पढ़ने को अलाउ नहीं करते थे। हालांकि ये लेटर वैदिक पीरियड है, तो लेटर वैदिक पीरियड में हमारे पास विमेन के राइट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए, बट इन द वैदिक पीरियड विमेन्स वर रिस्पेक्टेड अ लॉट, राइट। राजास के जो राज्य थे उनको हम जनपद कहते थे, राइट। और जब ये जनपद बड़े हो जाते थे तो उन्हें महाजनपद कहते थे, राइट। हमारे पास 16 महाजनपद हैं, जो अभी हम अगले ही क्लास में पढ़ेंगे। अगले ही क्लास में मैं मतलब क्लास 7th और 8th की NCERTs में हम लोग महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ओल्ड जनपद थे वो पुराना किला है दिल्ली, हस्तिनापुर, मेरठ, राइट। हस्तिनापुर वी नो द पांडव एंड द कौरव। अराजित खेड़ा नियर ईटा यूपी। और यहाँ पे आपको बहुत सारे जनपद देखने को मिलेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो उन्होंने ये देखा कि जो लोग थे वो हट्स में रहते थे, कैटल और अदर एनिमल्स भी रखते थे, मस्टर्ड भी ग्रो करते थे, सेसमे भी ग्रो करते थे, राइट। अर्दन पॉट्स भी बनाते थे। और कुछ जनपद जो थे वो कुछ जनपदों से अलग हुआ करते थे, उन्हें हम लोग महाजनपद कहते थे, राइट। महाजनपद एक कैपिटल, उसका एक कैपिटल सिटी होता था। उसमें जो फोर्ट्स थे वो फोर्टिफाइड थे, पूरा पूरा प्रोटेक्टेड एरिया हुआ करता था, राइट। और फोर्ट्स इसलिए बनाए जाते थे इतने बड़े, बिकॉज हमें बाहर से खतरा था, डेंजर था कि लोग कहीं अटैक ना कर दें, समथिंग लाइक दैट, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी नो कि राजा जो थे अब अपनी आर्मी रखने लगे थे, सैलरीज भी मिलती थी सोल्जर्स को, रेगुलर टैक्सेस लेने लगे। और टैक्स को हम लोग यहाँ पर भाग कहते थे। भाग मतलब वो अपनी एक इनकम से, वो आदमी जो टैक्स दे रहा है वो अपनी इनकम से एक पोर्शन यानी कि एक भाग निकाल के उनको पे कर रहा है, राइट। तो दैट्स वाई टैक्सेस वर नोन एज भाग। अब एग्रीकल्चर में हमारे पास मेजर चेंजेस हुए, जिनमें से पहला था कि हमारे पास आयरन प्लोशेयर्स आए और पीपल जो थे वो पैडी को भी ग्रो करने लगे थे, जिससे उन्हें राइस मिलेगा अब। और जब हम लोग महाजनपदों को डिटेल में पढ़ेंगे देन वील फॉलो ऑल द महाजनपदास, बट हेयर वी शुड नो दैट मगध वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदा। गंगा और सोन नदी मगध से बहती हुई जाती थी और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी दोनों कही जाती हैं, राइट। मगध का कुछ एरिया फॉरेस्टेड था, वहाँ पे एलिफेंट्स रहते थे और आर्मीज़ के लिए सोल्जर्स को वहाँ ट्रेन किया जाता था। बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंदा, ये सब मगध के पावरफुल रूलर्स थे। बिहार में एक जगह है राजगीर, जो उसकी कैपिटल हुआ करती थी कई सालों तक। उसके बाद उस कैपिटल को हमने पाटलिपुत्र शिफ्ट किया, जो प्रेजेंट डे पटना है। अलेक्जेंडर, यानी कि हमें अलेक्जेंडर का डिस्कशन यहाँ पे इसलिए आएगा क्योंकि मैसेडोनिया में जो अलेक्जेंडर रूल करता था इन यूरोप फॉर अबाउट 2003 ईयर्स अगो, वो एक बार वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए निकला, राइट। वो ब्यास नदी के बैंक तक आ गया था और उसके बाद उसकी आर्मी ने उसे आगे जाने को मना कर दिया, बिकॉज उन्हें लगा कि आगे जाने में खतरा हो सकता है, राइट। तो अलेक्जेंडर के बारे में कौन नहीं जानता, उसका तो नाम ही अलेक्जेंडर द ग्रेट है, राइट।
वाजी जिसकी कैपिटल वैशाली है बिहार की, वो डिफरेंट एक संघ या गण कह सकते हैं, राइट, जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसका एक अलग ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता था, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन जन और संघ देयर वर नॉट मैनी रूलर्स। आपको वहाँ पे कभी कभी एक रूलर मिल जाएगा 1000 ऑफ लोगों पे, कभी कभी एक भी नहीं मिलेगा, राइट। तो जो राजा थे ये एक साथ कई सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे और असेंबलीज में मिलते थे, डिसीजन होते थे, डिबेट्स होते थे, राइट। और ये जो गौतम बुद्ध और महावीर जैन हमारे हैं, ये सब भी इन्हीं जन और संघों में ही थे, बिकॉज हमें पता है कि गौतम बुद्ध और महावीर जैन के भी फादर्स, मतलब इनकी जो फैमिलीज़ थी वो काफ़ी वेल सेटल्ड और रिच थी, बिकॉज इनके फादर भी रूलर्स ही हुआ करते थे। 2500 ईयर्स अगो हमारे पास एथेंस के लोग थे जिनके एक अलग ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जिसमें डेमोक्रेसी हुआ करती थी। 30 ईयर्स के मेन थे वो फुल सिटीजन ऑफ एथेंस माने जाते थे, और ऑल सिटीजन्स ऑफ एथेंस जो थे वो कोई भी मीटिंग एटलीस्ट 40 टाइम्स अ ईयर वो अटेंड कर सकते थे, राइट। सिटीजन्स जो थे उन्हें आर्मी में सर्व करने के लिए, नेवी में सर्व करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो लोग इसमें सर्व करेंगे, ठीक है। बट विमेन ऑफ एथेंस जो थी उन्हें हम लोग सिटीजन्स कंसिडर नहीं करते थे, राइट। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ नोट्स आ गए, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारे नोट्स पहले मैं बता चुकी हूँ, आप इन्हें एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ and all these are important notes only. You should know all these, and this is the timeline of this chapter which is from 3000 years ago, right? And you should know about all this also. So we also get the composition of Digha Nikaya. It is a famous Buddhist book in 2000 years ago, right? Now moving on to chapter number 7, which is new question and ideas. So in this chapter, we'll know about Gautam Buddha, who was the founder of Buddhism, and his childhood name was Siddharth, as we all know that, and those who don't know will know from here. So he was born about 2500 years ago, और वो एक बहुत ही छोटा, जैसे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया अभी, गण उससे बिलोंग करते थे जिसका नाम था शाक्य गण, राइट। और वो एक क्षत्रिय थे, तो उस गण से वो बिलोंग करते थे, और उसमें जो लाइव्स थी किंग्स की वो सब चेंज हो रही थी क्योंकि महाजनपदास जो थे वो और ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। मैं आपको नेक्स्ट यूट्यूब शॉर्ट में महाजनपदों की लिस्ट और उनकी कैपिटल्स भी प्रोवाइड कर दूँगी सो दैट यू कैन कनेक्ट एंड लर्न। तो क्या होता था कि उस टाइम में लोग ऐसे कोशिश करते थे कि ज़िंदगी का असली मतलब क्या है। गौतम बुद्धा को ये जानना था कि ज़िंदगी क्यों हमें ये मिली है, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। तो उन्होंने ज्ञान की खोज में अपना पूरा घर छोड़ दिया, अपने घर का कंफर्ट त्याग दिया और वो बाहर निकल गए। कुछ सालों तक वो ऐसे ही घूमते रहे, फिर उसके बाद उन्होंने अपना देखा कि उन्हें क्या रियलाइज़ करना है, और बोध गया बिहार में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको आज हम बोधि ट्री के नाम से जानते हैं, वहाँ पर वो बैठे और उन्हें एनलाइटमेंट मिला, ठीक है। एनलाइटमेंट मिलने के बाद उनका नाम बुद्धा हो गया, गौतम बुद्धा, राइट। गौतम उनका नाम इसलिए था क्योंकि गौतम बुद्धा के फादर ने 2 शादियाँ करी थी। फर्स्ट जिनसे उन्हें गौतम बुद्धा हुए थे उनका नाम था गौतमी, राइट। तो उन्हीं के नाम पे उनका नाम गौतम बुद्धा पड़ा हो था, ठीक है। और उनके उसके बाद वो समाध चले गए वाराणसी में, जहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ बिताई, अपने ऐसे ही पैदल पैदल चलते हुए, प्लेस टू प्लेस जाके, लोगों को बता के, जब तक वो कुशीनाड़ा नहीं पहुँचे, राइट। बुद्धा की जो लैंग्वेज जिसमें वो अपनी टीचिंग्स देते थे उसका नाम था प्राकृत, ठीक है। और ताकि जो लोग हैं वो समझ सकें कि ये कहना क्या चाहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जब गौतम बुद्धा अपने घर से निकले थे तो उन्हें ऐसा कोई आइडिया नहीं मिल रहा था कि ज़िंदगी क्या है, कैसी है। तो उन्होंने एक बार एक डेड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा, और ऐसे कई सारे एविडेंसेस हुए जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगा कि हाँ उन्हें ये काम करना चाहिए। कुछ हम यहाँ पे बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, और डिज़ायर आर द कॉज ऑफ ऑल सॉरो। जैसा कि वो हमेशा ही कहते थे कि इच्छाएं ही आपका जो दुख है उसको बढ़ाती हैं, राइट। और
कभी कभी ऐसा भी होता था कि अगर हम कोई चीज़ चाहते हैं और हमें वो मिल जाए, देन ऑल्सो वी आर नॉट कंटेंटेड विद दैट थिंग, राइट। हमें तब भी वो नहीं चाहिए, राइट। तो जो डिज़ायर थी उसको हम तन्हा कहते थे, और थर्स्ट जो थी उसको हम तन्हा कहते थे, राइट। तो उन्होंने बताया कि जो कांस्टेंट क्रेविंग है किसी भी चीज़ को लेके, कांस्टेंट आपका मूड जो है कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पे लगा हुआ है, वो हर चीज़ को थोड़ा सा बदलने में, अपने ब्रेन की अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज करने में सब कुछ ही चेंज हो सकता है, राइट। उन्होंने लोगों को सिखाया कि औरों की ज़िंदगियों के साथ साथ आपको जानवरों की भी ज़िंदगी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राइट। और उन्होंने कहा कि हमें औरों के प्रति काइंड रहना चाहिए, वी शुड बी काइंड हार्टेड। ये तो हमेशा ही होता है, हमें हमेशा ही अपना एक सॉफ्ट दिल रखना चाहिए। और हमारे जो कर्म हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो हमें किसी ना किसी जीवन में ज़रूर इफ़ेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद हमने, जैसे कि इसमें लिखा है कि जो रूलर्स थे बुद्धिस्ट संघा के, उन्होंने एक बुक बनाई जिसका नाम था विनय पिताका। इसमें सेपरेट ब्रांचेस थी मेन और वेमेन के लिए। सभी लोग इस संघ को ज्वाइन कर सकते थे, बस हाँ, चिल्ड्रन, स्लेव्स और किंग, डेबिटर्स, ये सब इसमें नहीं अलाउड थे ज्वाइन करने को। मेन एंड वीमेन जो थे वो अलग अलग सिटीज़ में जाते थे, फूड के लिए भीख मांगते थे, और इन्हें भिकूज़ या भिकुनीज़ या बेगर कहते हैं, राइट। जो आज भी हम लोग बुद्धिस्ट चाइना में जो वो देखते हैं, जो अरे, जस्ट फॉर द एग्जांपल दलाई लामा, राइट, वो ऐसे ही रहते हैं कि वो हाँ बुद्ध भिक्षु हैं, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड भिकूज, एट दैट टाइम इट वॉज कॉल्ड एज भिकूज, राइट। और मेल्स वर कॉल्ड भिकूज एंड भिकुनीज वर फीमेल, राइट। तो हमें पता है कि बुद्धा जो है वो अपनी टीचिंग्स को और प्रीच करते जाते थे, और उन्होंने कहा कि समथिंग इज़ परमानेंट इवेंट, लाइक डेथ जो है वो सभी को आनी है, इट इज़ कॉमन टू ऑल। और हम लोग एक सिंगल सोल हैं जो है ब्रह्म, राइट। और आत्मन पे वो बहुत भरोसा करते थे कि हाँ, आत्मन और मतलब हमारी आत्मा और परमात्मा एक ही चीज़ है, और ये एक दिन एक ही में मिल जानी है, राइट। ये सब उपनिषद्स में हमें देखने को मिलता है। उपनिषद्स का मतलब हमें होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, राइट। यानी कि हम लोग वहाँ, लाइक हम लोग आत्मा और परमात्मा के मिलन को हम जानते, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम जानेंगे तभी जब हमारे साथ ऐसा कुछ होगा, राइट। मतलब सी दैट इज़ कॉमन टू ऑल, इसमें कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है। तो सबको एक न दिन मरना है, तो जब आत्मा और परमात्मा का, लाइक हम कहते हैं, मिलन हो रहा है, तो ये हमें तभी पता चलेगा जब हमारा होगा, हमें औरों का नहीं पता चल सकता ना, हमें दिख तो रहा नहीं है कि परमात्मा और आत्मा का मिलन हो रहा है, राइट। तो जो टेक्स्ट थे इसमें वो सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक कन्वर्सेशन के रूप में थे, ठीक है। यहाँ पे गार्गी एक विमेन थिंकर थी, बहुत ही फेमस लर्नर, बहुत डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, राइट। तो इनका नाम हमें याद होना चाहिए, गार्गी, राइट। 500 ईयर्स अगो जो लास्ट हमारे तीर्थंकर थे, ठीक है, जैन के, वो थे महावीर जैन। क्योंकि महावीर जैन का भी नाम इसमें आता है, तो इनका पूरा नाम वर्धमान महावीरा था। ये भी एक क्षत्रिय थे, लेकिन ये लिच्छवी के प्रिंस थे, राइट। और लिच्छवी जो था वो वाजी संघ था, है ना। हमें बुद्धा के संघ का भी नाम याद होना चाहिए और इनके संघ का भी नाम याद होना चाहिए, ठीक है। 30 साल की उम्र में इन्होंने भी घर छोड़ दिया और ये फॉरेस्ट चले गए। 12 साल ये ऐसे ही घूमते रहे, एक लोनली लाइफ जीते रहे, और उसके बाद इन्हें एनलाइटनमेंट मिला, इन्होंने एक डॉक्ट्रिन दिया जो इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में बताया। इनके थॉट्स थे कि जो भी लोग सत्य की खोज चाहते हैं, जो भी लोग सत्य जानना चाहते हैं, उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उन्हें अहिंसा का रूल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, राइट। किसी को भी आप हर्ट नहीं कर सकते, किसी को भी आप कुछ नहीं कर सकते, एंड क्योंकि सभी लोगों को अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि जो महावीर के फॉलोअर्स थे उन्हें हम जैन कहते हैं। फॉलोअर्स जो थे वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, खाली खाना मांगते थे और इधर से उधर घूमते थे इन द सर्च ऑफ ज्ञान की सर्च में घूमते थे। वो कभी भी चोरी नहीं करते थे, बिल्कुल ऑनेस्ट थे। और सेलिबेसी मतलब होता है ब्रह्मचर्य, यानी कि शादी भी कभी नहीं करते थे। और उन्हें अपनी हर चीज़ त्यागनी पड़ती थी, अपने कपड़ों के साथ वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, नॉट इवन अ सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर बॉडी, राइट। मेल फॉलोवर्स जो थे उन्हें हम मॉन्क्स कहते थे, और जो फीमेल फॉलोवर्स थी उन्हें हम नन्स कहते थे, राइट। जैनिज़्म जो था वो नॉर्थ इंडिया और गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक एट प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, राइट। जो महावीरा की टीचिंग्स थी वो हम ओरली ही लोगों को बताते हैं, बिकॉज वो कोई ऐसे कहीं कोई रिटन डाउन कोई प्लेस नहीं थी। बट
जब हमने वल्लभी गुजरात विज़िट किया 1500 साल पहले, तो हमें वहाँ पर उनकी टीचिंग्स इन अ रिटन फॉर्मेट भी देखने को मिलती। महावीरा और बुद्धा दोनों में बस एक ही इतनी सिमिलैरिटी थी कि दोनों ही प्रिंस थे, दोनों ने ही लाइफ मतलब अपने घर को छोड़कर ट्रू नॉलेज की खोज में अपना घर छोड़ दिया, राइट। और इन लोगों ने एक संघ, अपने अपने संघ ज्वाइन किए, राइट, एक्सक्यूज़ मी। और वे दोनों ही मॉन्क्स भी कहे जाते हैं। लाइक दलाई लामा को हम जानते हैं, ही इज़ अ मॉन्क, बौद्ध भिक्षु, राइट। और इन द रेनी सीजन ओनली वो लोग एक जगह पर रहते थे, बिकॉज इफ़ दे विल वॉक आउट वो भीग जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो सिर्फ रेनी सीजन में वो लोग एक जगह रहते थे, अदरवाइज़ वो हर जगह सिर्फ टेम्परली रहते थे, जस्ट लिविंग टेम्परली। यहाँ से क्योंकि मैं अभी बिहार पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, इसलिए मुझे ये जो विहार यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिस जगह पे वो रहते थे उन्हें विहार बोलते थे, मोनास्ट्रीज़ बोलते थे। तो मोनास्ट्रीज़ वर द रेस्टिंग प्लेसेस फॉर देम, राइट। तो इतने सारे विहार हो गए, इतनी सारी मोनास्ट्रीज़ हो गई इन प्रेजेंट डे बिहार, कि उसका नाम पहले विहार रखा और सन 2000 में उसका नाम चेंज करके विहार से बिहार ही कर दिया गया, राइट। क्योंकि वहाँ के लोग विहार बोलते नहीं थे, इट वाज बिहार, राइट। बिहार की जो एंशंट हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा रिच है, बिकॉज होल गौतम बुद्धा, होल महावीरा, इट वाज ऑल ऑफ बिहार, द ऑल 16 महाजनपदास, इट वाज ऑल ऑफ बिहार, राइट। वेस्टर्न इंडिया में हमें कभी कभी केव्स देखने को मिलते हैं, और जो ये विहार थे, आई एम सॉरी, जो ये विहार थे ये वुड के बने थे और उसके बाद ये ब्रिक के बन गए, राइट। यहाँ पे अब जैसे अब जो हम अपने नोट्स पे आते हैं, जो लास्ट के मैंने कुछ पॉइंट्स जनरेट करे, तो उसमें तन्हा का क्या मतलब है, पराकृत का क्या मतलब है, उपनिषद का क्या मतलब है, आत्मन का क्या मतलब है, जैना का क्या मतलब है, राइट। संघ, भिक्षु, विहार, मोनास्ट्री, आश्रम, और ये एक टाइमलाइन, जनरल टाइमलाइन ऑफ द चैप्टर। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इस चैप्टर की एंड में, लाइक, यू डोंट हैव टू गो फॉर लीव योर हाउस इन सर्च ऑफ नॉलेज, जैसे कि गौतम बुद्ध और महावीर जैन ने किया। उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है जिस पे हमें चलना है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में सिर्फ एक ज़रा सा ही अंतर है, उसमें कुछ 8 फोल्ड पाथ उन्होंने दिए, कुछ उन्होंने वो, उसका एक डिटेल्ड वीडियो मैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का वीडियो अलग से बनाऊंगी, जिस क्योंकि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, राइट। तो महावीर जैन ने इतना कहा था कि लाइक हम एक चींटी को भी नहीं मार सकते अपने पैरों से, राइट। तो ऐसा आजकल की लाइफ में नहीं हो सकता है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। आप लोग भी प्रैक्टिकली जानते हैं कि हम एक चींटी को भी अपने पैरों से कैसे नहीं मार सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो इसीलिए जो जैन रिलीजन था वो थोड़ा सा कम प्रेवलेंट है एज़ कम्पेयर टू द बौद्ध रिलीजन, राइट। क्योंकि हमें पता है पूरा चाइना बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, पूरा तिब्बत बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, राइट। प्रेजेंट डे तिब्बत एंड चाइना, एंड कई सारे रीजन्स इंडिया में भी हैं जो बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, राइट। So moving on to the next chapter, we'll come the Ashoka, the emperor who gave up war. Okay, so talking about Ashok was a very great ruler. He was always Ashoka the great, right? And जो जिस एम्पायर पे ये रूल करते थे वो इनके दादाजी ने फाइंड करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके दादाजी 2300 साल पहले उन्होंने इस एम्पायर को फाउंड किया था, द मौर्यन एम्पायर। इट वॉज अ वेरी ग्रेट एम्पायर। इसकी बहुत ही रिच हिस्ट्री है विच शुड बी रेड बाय हार्ट, राइट। चंद्रगुप्त एक बहुत ही वाइज मैन थे जिनको चाणक्य ने सपोर्ट किया था। चाणक्य को हम कौटिल्य नाम से भी जानते हैं, और हम चाणक्य नीति, कौटिल्य शास्त्र, अर्थशास्त्र सब कुछ हम लोग आज भी जानते हैं, राइट। अर्थशास्त्र मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि उनके आइडियाज़ जो थे वो अर्थशास्त्र में लिखे हुए थे। कई सारे एम्पायर्स थे जिसमें पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, राइट। और जो क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स थे वो जहाँ तक इन्हीं सब जगहों पे रहते थे। तक्षशिला जो था वो नॉर्थ वेस्ट का एक गेटवे कहा जाता है, सेंट्रल एशिया को इंक्लूड करके। उज्जैन जो था वो नॉर्थ से साउथ इंडिया का एक रूट कहा जाता है, राइट। और जो अदर लोग थे विलेजेस में वो फार्मर्स और हर्डर्स थे, है ना। उसके बाद जो लोग थे वहाँ पे वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग खाना खाते थे, अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते थे। एरिया आउटलाइन ऑफ पाटलिपुत्र वॉज इन द कंट्रोल ऑफ एम्परर। पाटलिपुत्र इज़ करेंटली पटना एंड पटना इज़ करेंटली द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक। और इनमें और भी प्रोविंसेस थी, और इनके जो कैपिटल्स थे वो ऐसे लाइक प्रोविंशियल कैपिटल तक्षशिला या उज्जैन हुआ करते थे, ठीक है। और हमें यहाँ पे पता है कि जो टैक्सेस थे वो फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट्स पर्सन और ट्रेडर्स से ही हम लोग कलेक्ट करते थे, राइट। मेगास्थनीज एक फॉरेन एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त की कोर्ट में आया था
who was sent by a Greek ruler whose name is Seleucus Nicator. तो जो मोस्ट फेमस रूलर अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उनके बेटे बिम्बिसार, और बिम्बिसार के बाद आए उनके पुत्र अशोक. अशोक वॉज द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर. ठीक है. इन्होंने जो इनके जो इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं अशोक के जो हमें अशोक की ग्रेटनेस, इसीलिए उनका नाम अशोका द ग्रेट है ही, क्योंकि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस उनकी ग्रेटनेस को हमें दिखाते हैं. जो इंस्क्रिप्शंस थे उनके वो प्राकृत लैंग्वेज में थे जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे थे. राइट. कोस्टल उड़ीसा को हम लोग कलिंग कहते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था. कलिंग का युद्ध बहुत ही ज़्यादा भयंकर युद्ध था और बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस था, बहुत ही ज़्यादा खून खराबा भी हुआ था, जिसके बाद से ही अशोक ने युद्ध को छोड़ दिया. इसीलिए चैप्टर का नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर. राइट. इन्होंने ही वॉज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप आफ्टर विनिंग अ वॉर. राइट. ये हालांकि कलिंग का युद्ध जीत गए, बहुत महान राजा भी कहलाए, बट मन में उनके वो चीज़ नहीं थी कि कितने घर, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितनी माएँ बिना बेटों के हो गई. तो इसलिए उन्होंने जो युद्ध ड्रॉप करने का आइडिया था वो उन्होंने यहाँ से इम्प्लीमेंट किया. अशोका के एक इंस्क्रिप्शन में उनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ बताती हूँ. 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्कर्ड कलिंग. उन्होंने लिखा है कि 8 साल बाद जब मैं राजा बना, उसके बाद मैंने कलिंग को कैप्चर कर लिया. 1.5 लाख लोगों को मैंने कैप्चर किया और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मार दिया. ब्राह्मण्स और मॉन्क्स भी मरे. पीपल हु वर काइंड टू द रिलेटिव्स डाई और लूज देयर लव्ड वंस. राइट. और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ और मैं धम्मा, एक रिलीजन था, अलग ही रिलीजन, जिसका नाम था धम्मा, और वो लोगों को भी धम्मा के बारे में अवेयर करना चाहते थे ताकि लोग कम वॉयलेंट हो जाएं और उनके मन में प्रेम, राइट, और सद्भावना, दया, ऐसी क्वालिटीज़ आए. राइट. अशोका का जो धम्मा था उसमें कोई भी भगवान नहीं थे, कोई भी सैक्रिफाइस नहीं थी. राइट. उन्हें बस ऐसा था कि हाँ, वो एक पिता के रूप में अपने बच्चों को उनकी कुछ ड्यूटीज़ बताना चाहते थे. राइट. वो धर्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, एनिमल सैक्रिफाइस, कुछ लोगों को आप गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, कुछ को एकदम ऊपर ही बिठा दे रहे हैं, इसलिए ये सब उन्होंने धम्मा रिलीजन फॉलो करने का सोचा. उसके बाद उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जिन्हें हम धम्मा महामात कहते हैं. ठीक है. जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और धर्म की टीचिंग्स लोगों को देते थे. बट दैट धर्म वॉज डिफरेंट फ्रॉम द धर्म एट प्रेजेंट. राइट. धम्मा जो था वो धम्मा के जो स्प्रेड करने के आइडियाज़ थे वो सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, क्योंकि ग्रीक एम्बेसडर आए थे तो ग्रीस, श्रीलंका, इन सब में जाते थे. राइट. उन्होंने रोड्स बनवाई, कुएं बनवाए, तालाब बनवाए, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी ताकि लोगों और बीमारों का इलाज हो सके, जानवरों का इलाज हो सके. ठीक है. पीपल परफॉर्म्ड अ वैरायटी ऑफ रिचुअल्स व्हेन दे फेल इल. Children got married, children were born, or when they were started journey. Ashoka thought that rituals were not useful. Right. तो उन्होंने कहा कि अपना हृदय में आप लोग दया, सद्भावना और ऐसी भावनाओं को लाइए जिसकी वजह से कंपैशन, जिसकी वजह से लोगों के मन में आपके प्रति प्रेम हो, ना कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने का काम कीजिए. राइट. यहाँ पे कुछ इस चैप्टर के भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मैंने दिए हैं. राइट. सो इन्हें भी एक बार गो थ्रू ज़रूर करिएगा बिकॉज इट विल हेल्प इन रिमेंबरिंग द मेन पॉइंट. राइट. So now we move on to chapter number 9, which is vital villages and thriving towns. These chapters are not much difficult. If you will go through the notes, the full notes you will go through, you will be clear about it कि हाँ इस चैप्टर में क्या कहना चाह रहा है. राइट. जैसे हम लोग लार्ज लैंड ओनर्स को वेलार कहते थे, प्लॉमेन को उजवहार कहते थे, लेबरर्स को हम लोग खैदिसार और आदिमाई कहते थे. राइट. तो ये सब यहाँ पे याद करने के पॉइंट्स हैं, आप इनको प्लीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा. राइट. आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ गो थ्रू दिस. राइट. मथुरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट कहा जाता है. 2500 साल पहले हमें मथुरा का सेटलमेंट देखने को मिला. राइट. और मथुरा जो था वो कुशानास का कैपिटल भी था. ठीक है. और वो एक रिलीजियस सेंटर भी, आज भी रिलीजियस सेंटर वो है. बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म सबका ही रिलीजियस सेंटर मथुरा ही माना जाता है. ठीक है. गोल्ड स्मिथ्स का सेंटर, ब्लैक स्मिथ्स का सेंटर, इट इज़ ऑल मथुरा. राइट. सो दैट्स वाई हमारे सीएम ने अभी मथुरा को भी एक
तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ स्थल डिक्लेयर भी किया था कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले इनफैक्ट। और जो एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी होती है, जिसे हम नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, वो भी हमें वहाँ पे मिली है मथुरा में, राइट। और वो ब्लैक कलर की होती है और उसमें बहुत ही फाइन, बहुत ही शिमरी फाइन सा एक शीन सा होता है, ठीक है। और मदुरई में भी हमें देखने को मिली, ठीक है, और वाराणसी में देखने को मिली, ठीक है, और मथुरा में देखने को मिली, राइट। सो ये सब पॉइंट्स भी अच्छे से यू शुड रीड देम वंस। यहाँ पे भी हमें कुछ स्मॉल नोट्स हैं जो इस चैप्टर के रिगार्ड में हमें काम आएंगे, राइट। व्हाट इज़ संगम लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, और जो पोएट्स थे वो एक साथ बैठ के एक पोइट्स जो थे वो एक साथ बैठ के कुछ चीज़ें कंपोज कर रहे हैं, उन्हें हम संगम लिटरेचर बोल रहे हैं, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 10, विच इज़ ट्रेडर, किंग एंड पिलग्रिम्स. So in this chapter mainly we have just to read about the South Indian rulers, the Cholas, Pandyas and Cheras. The Gangaikonda Cholapuram, we know it was a place which was founded by a Chola king. तो ये सारा ही साउथ इंडिया का है, बिकॉज साउथ इंडिया की भी हिस्ट्री काफ़ी रिच है, राइट। वहाँ पे हमारे पास गोल्ड हैं, स्पाइसेस हैं, पेपर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 6 जो सिटीज़ थी वहाँ पे थी, जिसमें से पुहार और कावेरी पट्टनम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द पोर्ट ऑफ चोलास एंड मदुराई इज़ द कैपिटल ऑफ पांड्यास। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ डू रिमेंबर देम, राइट। तो एक वेस्टर्न इंडिया की बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी जिसे हम सतवाहनास कहते थे, राइट। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर वॉज गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी, राइट। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। और इसके बारे में लाइक इनके बारे में वी शुड नो, नॉट मच बट या वी शुड नो द नेम ऑफ द रेन एंड द dynasty to which he belonged. Satavahanas was a dynasty and the king was गौतमी पुत्र शतकर्णी, राइट। हमें इनके कई सारे इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलते हैं जो इनकी मदर गौतमी बालाश्री ने बनाए थे, राइट। एंड इनका भी सन जो राजा था दक्षिण पथ, राइट। और जिस रास्ते पे लोग जाते थे और उसे हम लोग लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ, बिकॉज this rasta is not a typical road, it's just a path in which we walk through, right। और सिल्क एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल फैब्रिक माना जाता था, राइट। और सिल्क की जो हमारी टेक्निक्स थी वो हमें चाइना से मिली थी। चाइना से लोग जाते थे, वहाँ से वापस आते थे और यहाँ पे आके वो सिल्क रूट उन्होंने डेवलप किया कि कैसे सिल्क बनाया जाएगा। तो दैट पाथ इज़ नोन एज सिल्क रूट, राइट। तो हमें पता है एंड ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू दैट थिंग ओनली, सो द सिल्क रूट, राइट। प्लीज़ गो थ्रू दीज पॉइंट्स ऑल्सो. Now these are also the points related to that only, where the Buddhism spread to Sri Lanka, Myanmar, Thailand and Indonesia. Fahian was a Chinese Buddhist pilgrim, ठीक है, who came to India about 1600 years ago, right. And Zhuang and I Ging also came around 1400 years ago, right. ये लोग बुद्धा की लाइफ के बारे में जानने के लिए आते थे, कई सारी मोनास्ट्रीज भी विजिट करते थे, राइट। भक्ति का जो आइडिया था हमारा यहाँ पे भक्ति, क्योंकि यहाँ पे हमें कई सारे गॉड और वर्शिप, डेटीज़ की वर्शिप भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, राइट। तो शिवा, विष्णु और गॉडेस दुर्गा की वर्शिप हिंदुज़म में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, राइट। भक्ति का भी आइडिया यहाँ से प्रेवलेंट होना स्टार्ट किया, राइट। तो ये उसी का पॉइंट है। और वेस्ट एशिया में इस टाइम पे 2000 ईयर्स अगो हमारे जीसस क्राइस्ट बेथलेहम में बॉर्न होते हैं और वो रोमन एम्पायर, एक अलग ही एम्पायर का पार्ट फॉर्म हुआ, राइट। तो क्राइस्ट की टीचिंग्स थी वो कहा जाता था कि वो दुनिया को बचाने के लिए हैं, ठीक है। और होली बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी इज़ बाइबल, एज वी ऑल नो दैट। सो दीज आर द स्मॉल नोट्स ऑफ दैट चैप्टर विच यू हैव completed right now. You just have to read every point of this chapter very specifically, just because you have to have the full knowledge of this thing, right. Now moving on to chapter number 11, which is new empires and kingdoms. Here the full history in this is about Gupta empire, right. Sorry. तो समुद्रगुप्त was the famous ruler of the Gupta dynasty, ठीक है। और इसका जो इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है वो अशोकन पिलर एट इलाहाबाद में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन जो है इन द फॉर्म ऑफ काव्य, काव्य मतलब पोएम होता है,
और इसको बनाया है हरिसेना ने, राइट। इंस्क्रिप्शन जो है प्रशस्ति लैंग्वेज में है, ठीक है, यानी कि किसी की जो प्रेज है वो हम इस पे लिख रहे हैं, राइट। हरिसेना एक पोएट था और मिनिस्टर था इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक बहुत ही अच्छा वॉरियर था, ठीक है। और प्रयाग, द इलाहाबाद, ओल्ड नेम ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, उज्जैन और पाटलिपुत्र, ये तीनों गुप्ता रूलर्स के इंपॉर्टेंट सेंटर थे। समुद्रगुप्त की जो मदर थी उनका नाम कुमार देवी है और शी बिलोंग टू द लिच्छवी गना, राइट। और इनके जो फादर थे वो चंद्रगुप्त थे, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। हिज टाइटल वाज महाराजा अधिराज, राइट। चंद्रगुप्त टू वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त, जो अगले राजा बने इनके कोर्ट में बहुत सारे लर्नड लोग थे, जैसे कालिदास, आर्यभट्ट, ये सब इन्हीं की कोर्ट के लोग हैं। कालिदास को के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अभिज्ञान शकुंतलम और कई सारे ऐसे उनके राइटिंग्स हैं जो आज भी पढ़ी जाती हैं, राइट। और सारी ही संस्कृत में थी, राइट। और किंग और जो ब्राह्मण्स थे वो प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, हालांकि जो ब्राह्मण्स थे वो संस्कृत लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते थे, राइट। हर्षवर्धना जो थे वो 1400 में एक नेक्स्ट 1400 ईयर्स अगो एक नेक्स्ट रूलर आए जिनका नाम था हर्षवर्धना, ठीक है। इनकी कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम था बाणभट्ट, जिन्होंने एक बायोग्राफी लिखी जिसका नाम था हर्षचरिता, राइट। जुआन जैंग, ये भी चाइनीज़ स्कॉलर है जो हर्षवर्धन की कोर्ट में आए थे, राइट। हर्षा जो थे वो थानेसार की डेथ के बाद ऑफ हिज हर्षा बिकेम किंग ऑफ थानेसार आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर. His brother-in-law was the ruler of Kannauj. He was the ruler of Kannauj, right? And he was killed by the ruler of Bihar. तो हर्षा जो थे वो कन्नौज के राजा थे और उन्होंने एक बिहार के अगेंस्ट एक युद्ध शुरू कर दिया जहाँ पर उन्होंने मगध और बंगाल दोनों को ही कॉन्कर कर लिया, राइट। और यहाँ पे उन्होंने ट्राई किया कि वो नर्मदा वैली को भी क्रॉस करके डेक्कन तक पहुँचे, बट दैट टाइम ही वॉज स्टॉप्ड बाय द चालुक्य डायनेस्टी रूलर पुलकेशिन टू, राइट। और हमें यहाँ पे पता है कि द सेम पीरियड जो था वो साउथ इंडिया में हमारे दो इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ थी, जो पल्लवास और चालुक्यास, राइट। जो पल्लवास की कैपिटल थी वो कांचीपुरम थी, तो जो इनका रूलिंग एरिया था वो कावेरी डेल्टा था, राइट। तो पल्लवास की रूलिंग में हमारे पास लोकल असेंबलीज थी जिन्हें हम सभा कहते थे, राइट। और नगराम था जो असेंबली, जो लोकल टेम्पल्स थे, ब्राह्मण्स थे, जो उर होती थी, जो नॉर्मल असेंबलीज थी। नगराम था, एक मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, राइट। बेस्ट चालुक्य, जो नॉन चालुक्य किंग है वो पुलकेशिन टू हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने हर्षा को स्टॉप किया फ्रॉम क्रॉसिंग द नर्मदा वैली रीजन टू कम इन टू हिज रेन। एंड चालुक्यास की जो कैपिटल थी वो हमारी ऐहोल थी, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी कैपिटल कांचीपुरम थी, उसके बाद उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली ऐहोल, बिकॉज ऐहोल जो था वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था और वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स थे। अच्छा, द किंग ऑफ गुप्ता एंड चालुक्या किंग्स जो थे ये लोग बेसिकली दे वर फेमस फॉर टेम्पल कंस्ट्रक्शन, राइट। बहुत टेम्पल्स इन लोगों ने बनवाए थे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं तो जो रेन थी इनकी वो रायचूर द्वाब हमें पता है कि रीजन जहाँ पे बहुत ही फर्टाइल सॉइल, बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर होता है, जो जब दो रिवर्स मिलती हैं और एक बहुत ही फर्टाइल रीजन बनाती हैं, ठीक है, उसे हम द्वाब कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास गंगा यमुना द्वाब है जहाँ पे एलुवियल सॉइल मिलती है, राइट। यहाँ पे था कृष्णा एंड तुंगाभद्रा रिवर जो एक द्वाब का रीजन बनाती थी, जिसको हम लोग रायचूर द्वाब बोलते थे, राइट। इनके जो कोर्ट पोएट थे वो रवि कीर्ति थे, राइट। पल्लवास और चालुक्यास एक दूसरे के लैंड पे अक्सर आया जाया करते थे, एक दूसरे की कैपिटल पे अटैक करते थे। आया जाया का मतलब ये नहीं खाना पानी खाने आए, जस्ट टू अटैक, राइट, बिकॉज दोनों के ही पास कुछ ना कुछ प्रॉस्पेरिटी थी, ठीक है। पुलकेशन ने एक पल्लव किंग को अटैक किया, उन्होंने वहाँ तो इनकी जो हमने बताया कि वो लोग एक दूसरे को अटैक करने जाते थे और कांचीपुरम जो जगह थी जो उनकी पहली कैपिटल थी वहाँ की ही वॉल के पास वो लोग शेल्टर ले लेते थे, ठीक है। इसके बाद हमारा राष्ट्रकूटा किंग आए और चोला डायनेस्टी आई, ठीक है, जिन्होंने पुलकेशन को टेक ओवर कर लिया। इस टाइम पे एक नए मिलिट्री, अब जितने भी रूलर्स आएंगे उनका ही अलग तरीका होगा, तो एक नया मिलिट्री सिस्टम आया, ठीक है। और जो लीडर्स था इन ट्रूप का उसको हम समानतास कहते थे, ठीक है। इन लोगों को कोई भी पेमेंट नहीं, कोई सैलरी नहीं मिलती थी, दे वर जस्ट गिवन ग्रांट्स ऑफ लैंड, राइट। एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे जिसे हम फाहियान नाम से जानते हैं, ठीक है।
उन्होंने उस टाइम पे जो अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी उस पर लिखा था, बहुत ही अच्छी बुक लिखी थी, राइट। 1400 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद ने एक नया रिलीजन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था इस्लाम, जिसकी शुरुआत अरेबिया से हुई, राइट। ये बहुत ही पीसफुल रिलीजन है जो पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में स्प्रेड हो गया, राइट। इस्लाम में हम सिर्फ इक्वालिटी और यूनिटी की ही बात करते हैं। वी डोंट टॉक अबाउट एनी थिंग लाइक एज वी से, जो लोग कहते हैं कि दे टॉक अबाउट टेररिज्म, दे टॉक अबाउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स, ऑल द नेगेटिव क्वालिटीज़, they just talk about equality and unity of all, right? Moving on, these are the specific notes of the topic which we have read right now. तो we should know, we should read it, ठीक है। आपको भी पढ़ना ही चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए, पढ़ाई के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट चैप्टर, द वेट इज़ ओवर नाउ, एंड आप ये लास्ट चैप्टर अपने आप ही पढ़ सकते हैं बिकॉज इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ बिल्डिंग, कुछ पेंटिंग, कुछ बुक्स के बारे में बता, जो मैं बोलूँगी अभी आप सुनिएगा तो आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा, राइट। मेहरौली एक एरिया है जहाँ दिल्ली में, जहाँ पे हमें एक आयरन पिलर देखने को मिलता है, राइट। रूलर नेम चंद्रा, उस पिलर पे एक नाम लिखा है चंद्रा, राइट। हो सकता है वो गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करता हो, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इस पिलर की ये है, दो इट इज़ ऑफ आयरन, दो इट स्टैंड्स इन लाइक, हमेशा वो सन में, सनी रीजन में रहता है, बट आज तक उसमें रस्टिंग नहीं हुई है, राइट। तो दैट वाज अ गुड आयरन, राइट। स्तूपा जो थे वो हम एक माउंड थे जो राउंड एंड टॉल, बिग एंड स्मॉल, किसी भी तरीके से बनाए जा सकते थे, ठीक है। एक जनरली एक स्मॉल सा बॉक्स था जिसके अंदर एक कास्केट जैसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर बॉडली रिमेन्स रखे जाते हैं स्तूपा के अंदर। जनरली पीपल से कि हम लोग स्तूप विजिट करना चाहते हैं तो स्तूप के अंदर आपको बॉडली रिमेन्स जैसे कि दांत हैं, किसी की बोन्स हैं, किसी के एशेज़ हैं, वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जनरली इट इज़ ऑफ बुद्धिज़्म रिलीजन, राइट। स्तूपा का जो पाथ होता है उसे हम प्रदक्षिणा पाथ कहते हैं, राइट। दो डिवोटीज होते हैं वो स्तूपा के अराउंड ऐसे परिक्रमा करते हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो हम लोग अपने मंदिरों में भी करते हैं जनरली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज अ मार्क ऑफ डिवोशन, राइट। अमरावती एक प्लेस है जहाँ पे बहुत ही मैग्निफिसेंट स्तूपा एक समय की बात है हुआ करता था, ठीक है। अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स भी इसी टाइम में हमें देखने को मिलते हैं, विष्णु, शिवा, दुर्गा, इन सब की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। मंदिरों के अंदर एक जगह हुआ करती थी जिसे हम गर्भगृह कहते थे, जहाँ पे उस मंदिर की चीफ डेटी, मतलब जो मेन मूर्ति, मेन फोटो, मेन जो भी पूजा करने वाली, वो रखी रहती थी, ठीक है। मंडप भी एक अंदर का पार्ट था जहाँ पे वाज अ पार्ट ऑफ टेम्पल वेयर पीपल जो थे वो आ सकते हैं, वहाँ पे रुक सकते हैं, वहाँ पे पूजा कर सकते हैं, ठीक है। भीतर गांव एक टावर बना हुआ है जिसमें शिखर है, राइट, गर्भगृह के ऊपर, ताकि वो एक सीक्रेट, शिखर क्या होता है, टॉप, राइट। तो टॉप ऑन द गर्भगृह वो बना हुआ था एक सीक्रेट प्लेस बनाने के लिए, ठीक है। महाबलीपुरम और ऐहोल में स्टोन टेम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही फाइनेस्ट स्टोन के एग्जाम्पल्स। प्लीज़ आप लोग नेट पे सर्च ज़रूर करिएगा कि महाबलीपुरम में स्टोन टेम्पल कहाँ पे है। यूल बी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि क्या कितनी अच्छी चीज़ आपने ये देखी है, राइट। ओके, प्लीज़ डू सर्च, जो भी चीज़ मैं उसमें बता रही हूँ, जो भी आपको नेट पे अवेलेबल है, जैसे आपने आयरन पिलर देखा तो आप उसको देखिएगा ज़रूर एक बार नेट पे डाल के, सिर्फ मेरे मुंह से सुन के बात ख़त्म मत करिए, राइट। किंग्स एंड क्वींस जो थे वो उस मंदिर बनाते थे, स्तूपा बनाते थे, ठीक है। अजंता केव्स, हम कौन नहीं जानता है, अजंता केव्स बहुत ही सेंचुरीज से हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली जो थी वो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज थी, क्योंकि जहाँ पे गौतम बुद्धा ने बुद्धिज़्म को प्रीच करना शुरू किया था वहाँ पे एवरीबडी वॉज विद बुद्धिज़्म, बिकॉज बुद्धिज़्म शांति ही हमें सिखा रहा था, और हम धर्म में ढूंढते ही क्या है, जस्ट शांति, राइट। तो बुद्धिज़्म भी शांति सिखा रहा था। पूरा बिहार वॉज फ्लडेड विद बुद्धिज़्म, पूरा चाइना वॉज फ्लडेड विद बुद्धिज़्म, ठीक है। तो इसलिए अजंता में भी जो लोग रहते थे वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ही होते थे, राइट। वहाँ पे उनकी मोनास्ट्रीज थी जहाँ पे वो रुकते थे, रहते थे, ठीक है। और बुद्धिस्ट मॉन्क्स एक जगह पर ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हैं, राइट। दे जस्ट स्टे इन द फॉर सम टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, एंड देन वॉक अवे, राइट। इसमें अजंता केव्स में हमें बहुत सारी पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं, राइट। कुछ एपिक्स भी इस टाइम में लिखे गए, जैसे सिलापदीकरम विच वॉज कंपोज बाय पोएट नेम इलांगो, ठीक है। अनदर तमिल की भी एक एपिक है जिसका नाम है मनी मेकलाई,
जो जिसको लिखा गया सतनार करके एक पोएट ने कंपोज किया, ठीक है। मेघदत्त वॉज रिटन इन संस्कृत बाय कालिदास, ठीक है। मेघदूत, इनफैक्ट आई एम सो सॉरी, मेघदूत। इस बुक का आप कवर पेज देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन, जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसे देखिएगा, राइट। पुराना जो थे वो भी इस टाइम में बनाए गए, और जो संस्कृत और वैदिक संस्कृत में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। महाभारत और रामायण 2 संस्कृत एपिक्स भी इस टाइम में हमें देखने को मिलती हैं। महाभारत में वी नो कि कौरव और पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ उसके बारे में डिस्कस करता है, और रामायण भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के पूरे ही जीवन मतलब श्री राम के पैदा होने से लेकर उनके वापस जाने तक सब कुछ रामायण में डिस्कस्ड है, राइट। रामायण इज़ ऑल्सो टीचर्स यू द वे ऑफ लाइफ। आप उसे ऐसे वे ऑफ लाइफ की तरह भी पढ़ सकते हैं। इट्स नॉट कि आप सिर्फ श्री राम के बारे में पढ़ने के लिए रामायण पढ़ रहे हैं, राइट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो इस चैप्टर में आपने भी देखे, ठीक है। और ये टाइम लाइन है इस चैप्टर की, राइट। So thank you so much for watching the full video. I know it requires a lot of patience to watch this video because एक NCERT एक बार में ख़त्म करना is not an easy task, right? But still I've tried to sum it up in 1 hour or around 30 minutes, right? So please do watch it. अब मुझे पता है कि हाँ थोड़ा ये टायरिंग होगा, आपको ऐसा लगेगा कि क्या है, कितना बोलती है ये, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो उसमें लिखा है आप सिर्फ उसे रीड करिए, मेरी आवाज़ को पॉज कर दीजिए, सिर्फ उसको रीड करते जाइए, ठीक है। आपको रीडिंग से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सेकेंडली मैं ये कहना चाहूँगी कि NCERT को ख़त्म करना इज़ नॉट अ थिंग। ऐसा नहीं कि हाँ आपने 6th की NCERT देख ली, ख़त्म कर ली, हो गया। आप उसमें से कितना रिमेंबर कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो अ बिग डील, राइट। अभी मैंने 6th की NCERT ख़त्म करी है, कल मैं 7th की NCERT का वीडियो अपलोड कर दूँगी, और ऐसे ही मैंने उसकी भी PPT रेडी करके रखी है, क्योंकि मैं हमेशा ही PPT बनाती हूँ, अपने रीडिंग टाइम में भी मैं PPT ही बनाती रहती हूँ। तो और ऐसे ही पॉइंट फॉर्मेट में ही आपको सारे ही नोट्स मिलेंगे मेरे चैनल पे, ठीक है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी पैराग्राफ आपको वहाँ पे ना दिखे। पॉइंट इज़ ईजी टू रिमेंबर एज आई सेड इन द स्टार्टिंग ऑल्सो। सो प्लीज़ देखिएगा वीडियो, एंड आपको अगर इसमें से ज़रा सा भी 20% भी प्रॉफिट अगर मिलता है तो आई विल बी मोर देन हैप्पियर। और जब हम डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ेंगे, लाइक इफ़ वी विल फिनिश द होल NCERT ऑफ हिस्ट्री एवरी क्लास, देन हम अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं बात करूँ, जैसे बुद्धिज़्म एक स्पेसिफिक टॉपिक है, तो मैं बुद्धिज़्म पे भी आपको PPT शेयर कर दूँगी, मेरे पास उसकी भी PPT है। तो एवरीथिंग अबाउट बुद्धिज़्म विल बी क्लियर इन योर माइंड, एवरीथिंग अबाउट जैनिज़्म विल बी क्लियर इन योर माइंड। तो ऐसे ही आपके पास कंटेंट बिल्डअप होगा आपके पास, क्योंकि अगर आप टिक करके भी आ जाते हैं, प्री इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आप प्री में टिक करके भी जाते हैं तो फिर भी आपको मेंस में हिस्ट्री का GS पेपर जो 1 है उसमें आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपके पास बुद्धिज़्म आ सकता है, जैनिज़्म आ सकता है, तो यू विल नो एवरीथिंग अबाउट दैट, एंड आपके पास बहुत सारा कंटेंट होगा लिखने के लिए, राइट। कंटेंट ही नहीं होता है, इसीलिए लोगों का मेंस नहीं क्लियर होता है, ठीक है। कंटेंट की चिंता आप बिल्कुल मत करिए, कंटेंट आपको मेरी स्लाइड्स में मिलेगा, एंड आपको बहुत अच्छा और बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा। जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो के साथ साथ आप लोग एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत ज़रूर डालिए, बिकॉज़ न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC। मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ एक पेपर पढ़िए, अभी आप नए अगर इस फील्ड में एंटर कर रहे हैं, सिर्फ एक पेपर संडे को परचेज़ करिए, ठीक है, सिंगल पेपर, उसको पढ़िए। उसमें जो न्यूज़ आपको अच्छी लग रही, नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की, अब उसको पढ़िए। साइंस एंड टेक से रिलेटेड द हिंदू, जो संडे का द हिंदू आता है, उसमें आपको साइंस एंड टेक का एक अलग पेज मिलता है, ठीक है। आपने वो पढ़ा, आपने उसके कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए, और एडिटोरियल पे मत घुस जाइएगा, बिल्कुल भी मत पढ़िएगा एडिटोरियल, मैं यही कहूँगी, अभी बिल्कुल भी एडिटोरियल में मत जाइएगा। जस्ट रीड द न्यूज़, जस्ट रीड द हेडलाइंस, जस्ट रीड द न्यूज़, और देखिएगा धीमे धीमे आपका न्यूज़पेपर की आदत पड़ेगी। जब आप कुछ संडेज़ सिर्फ संडे का न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, उसके बाद आप फिर रेगुलर पढ़ने लगेंगे, देन यू विल हैव द हैबिट, यू विल कम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर। मैं जानती हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, राइट। फोकस अपॉन रीडिंग द न्यूज़पेपर, एंड आप आगे बात करेंगे अपने आने वाले वीडियोज़ में, आपको छोटी छोटी ऐसी ही टिप्स देती रहूँगी। सो प्लीज़ जॉइन द टेलीग्राम चैनल फॉर एनी एडिशनल हेल्प। मैं बहुत ही जल्दी टेलीग्राम पे पूरा टाइम टेबल अपलोड करने वाली हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन फिनिश होगा, एंड करंट अफेयर्स के भी वीडियोज़ बहुत जल्दी आएंगे, करंट अफेयर्स ऑफ डेली करंट अफेयर्स ऑल्सो, वीकली करंट अफेयर्स ऑल्सो। आई ट्राई टू ब्रिंग इट डेली, बिकॉज डेली का डेली अगर आप पढ़ेंगे तो
जल्दी ही याद होगा, ठीक है। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। इंस्टाग्राम पे आपको क्लासेस का थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस क्लास में ये होने वाला है। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड विश मी ऑल्सो लक बिकॉज आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दिस। एंड अगर किसी को भी इससे ज़रा सा भी फ़ायदा होता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव लव, बाय।